नाम में सुट्टा भी है, बार भी है और लड़ाइयाँ और होती है। दिमाग काम नहीं कर रहा था हमारा। अब हम काम कैसे करें वहाँ पे? कहीं गोली चल गई। पहली दुकान का पहला कंपटीशन। लोकल गूंस की तो इतनी धमकियां आई, बोले कि सारे लड़के जो बर्बाद होने वाले रहते हैं वो चाय सुट्टा बार पे जाते हैं। भाई चाय इट इज द हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस ऑन प्लान। पानी के बाद सबसे पेय जो जाती है वो चाय पी जाती है। तो धंधे वाला जो दिमाग है वो बचपन से कूद के पाक पालने में दिख जाता है। हमने पहली दुकान अपनी गर्ल्स हॉस्टल के पास में खोली थी। मुझे पता था माल बेच के पैसा कमाया जा सकता है, भूखे नहीं मरेंगे, हो जाएगा। मतलब आपका गुरु मार्केट है वैसे। टोटल कितनी फ्रेंचाइजी राइट नाउ? फ्रेंचाइज छोड़ी, कंपनी ओन स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनी नहीं चलती है। ऑस्ट्रेलिया में, वियतनाम में पिट गए इतने पूरे। मैकडी अगर एक तरह की टिक्किया यहाँ पे बेच रहा है तो सेम तरह की टिक्किया यहाँ पे बेच रहा है जो खूब डीप फ्राइड है। मुंबई में डीप फ्राइड टिक्किया नहीं चलेगी। मारवाड़ी टेक्निक है कि व्यापार करने बैठे हो, दिमाग में बर्फ होनी चाहिए। दिस इज फैक्ट। डॉक्टर ने बोला कि इसका एक ही इलाज है, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। मैं पेट में लगाता हूँ 4 बार जब भी खाता पीता हूँ। डेली के 4 इंजेक्शन। डेली के 4 इंजेक्शन। एक जमाना था कि लोग लस्सी पीते थे, आजकल कोक पेप्सी पीते हैं, शुगर पीते हैं। हमारा एक मोटिव था कि देसी चाय हम बनाएंगे जो दुनिया में सारे लोग पिए, और जो भी चाय पिएगा देश की मिट्टी उचूंगे, क्योंकि हम लोग कुल्हड़ में बनाते हैं। क्या बात। जनता जनार्दन की जय हो। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द राहुल मालोदिया शो। आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर अनुभव दुबे। यह है सीईओ एंड फाउंडर चाय सुट्टा बार के। चाय ये पीते नहीं, सुट्टा इनकी दुकान में मिलता नहीं, और ये कोई बार नहीं है। लेकिन आप बोलोगे राहुल जी चाय पीते नहीं, पीते नहीं तो क्या हुआ, बेचते तो हैं। पर क्या राहुल जी चाय इतनी बिक जाती है? तो सर जी 3 लाख के कैपिटल से चालू किया था। आज की डेट में 150 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। 550 से ज्यादा ये फ्रेंचाइजी दे चुके हैं। 5.5 लाख से ज्यादा कप ये डेली बेचते हैं। ये सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है। इनकी कहानी आपने कई बार सुनी होगी, बट आज इनकी कहानी के पीछे की कहानी मत सुनेंगे। और आज के पॉडकास्ट को आप मानिए कि ये पॉडकास्ट है चाय के बिजनेस की पाठशाला। तो चाय का बिजनेस कैसे किया जाता है, चाय की यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसमें कितना पैसा बनता है, कितने खर्चे लगते हैं, कैसे बिजनेस सेटअप होता है, और फ्रेंचाइजी कैसे दी जाती है, क्या कौन सी टीम होती है, क्या तरीका होता है, कैसे एसओपी बनाई जाती है, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हैं। इन्होंने 21 साल की उम्र में चालू किया था। ना ये आईआईटी है, ना ये आईआईएम है, और ना इन्होंने किसी महानगर में चालू किया। इंदौर जैसे टियर 1 शहर से इन्होंने शुरुआत की थी 21 साल की उम्र में, बिना किसी डिग्री के। अगर आप छोटे शहर से आते हैं, उम्र कम है, पढ़ाई का कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है, कैपिटल कम है, तो भी कैसे बिजनेस खड़ा किया जाता है, कैसे फूड बिजनेस में घुसते हैं, कैसे फ्रेंचाइजी क्रिएट करते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा आज के पॉडकास्ट में। तो भैया मार्केटिंग लेसन के लिए, सेल्स लेसन के लिए, ग्रोथ लेसन के लिए आज के पॉडकास्ट को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए चलते हैं, करते हैं मिस्टर अनुभव दुबे से बात। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे अनुभव जी, बहुत बेसिक से ही चालू करते हैं। व्हाई चाय? भाई चाय ही क्यों? देखो एक चीज होती है कि कई लोग कहते हैं बिजनेस बहुत सोच समझ के कि सर हमने बहुत रिसर्च की, बहुत प्लानिंग की, उसके बाद हमने ये चीज निकाली। कई लोग कहते हैं मैं चालू कर दी थी, फिर अब जो हो गया। तो हाउ वाज इट? आपके केस में क्या था? हमारे केस में भी चालू ही कर दी थी। एक वेग सा डेटा था राहुल भाई हम लोग को, कि हम लोग देखते थे कि जनरल लोगों के यहाँ पे चाय हर जगह चली जाती है। अब चाय की टपरी में आप हमेशा भीड़ देख लेंगे। तो हम लोग को एक बड़ा सेफ आइडिया लगा कि यार ये ऐसा है कि भूखे नहीं मरेंगे, हो जाएगा। मतलब चल जाएगी दुकान, अगर किसी की भी चल जाती है तो हम तो भी 12वीं पास लड़के हैं, हम लोग चला लेंगे दुकान। बाद में हम लोग को जब हमने ये स्केल किया तो हमको डेटा समझ में आया कि इनफैक्ट इट इज़ द हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस ऑन प्लान। पानी के बाद सबसे पेय जो जाती है वो चाय पी जाती है। तो हमने बोला कि बहुत ऑलरेडी इन डिमांड है, इसको डिमांड क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप छोटा सा एज करके कुछ प्लॉट कर सकते हैं ट्विस्ट, और उसको बेच सकते हैं प्राइस पॉइंट बहुत कॉम्पिटिटिव रख के, तो चल सकता है। तो उस टाइम पे हमने कुल्हड़, हालांकि बहुत समय से चला आ रहा हमारे यहाँ पे, लेकिन फिर भी कैफेज में चलन नहीं था। तो हम कुल्हड़ एक एज एज लेके आए, फिर इसमें फ्लेवर्स लेके आए, जैसे चॉकलेट, अदरक, इलायची, रोज, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स लेके आए। तो चॉकलेट लोगों को बहुत लुभा गया, और वही सेम प्राइस पॉइंट में हमने बेची जो एक आप टपरी वाले पे देखते हैं। हमने 2016 में चालू की थी। तो 7 रुपए में हम लोग देते थे कुल्हड़ चाय। कुल्हड़ चाय, वो भी चॉकलेट वाली? चॉकलेट वाली, शुद्ध दूध की, बिना एक बूंद भी पानी नहीं रहता था। आज भी नहीं रहता है पानी। अच्छा। हाँ,
क्या बात है। तो दैट वाज योर एज कि भैया क्वालिटी आपने मेंटेन की कि जहां वो एक कप में आधा कप से ज्यादा पानी डाल देता है, आपने पानी की एक बूंद भी नहीं डाली। ग्रेट। एक सर नाम कहाँ से सूझा, क्योंकि एक होता है ना कि अपने प्रोडक्ट का नाम चाय तो समझ में आता है, चाय सुट्टा बार, सुट्टा इसमें देते नहीं हो, बार का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये चाय तो है समझ में, चाय आप पीते नहीं हो, तो मैं कहता हूँ चाय सुट्टा बार में ना चाय है ना बार, सुट्टा है ना बार है, उसका नाम ऐसा आपने यूनिक सा कैसे रखा, कहाँ से आइडिया है? ये हम लोग जो पहली अपनी शॉप खोलने जा रहे थे ना राहुल भाई, वो खोले थे यहाँ पे इंदौर में भंवरकुआं है। हम्म, भंवरकुआं आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप कोटा में आ गए हैं। सो पूरा स्टूडेंट एरिया है। हम भी स्टूडेंट थे, 21 साल के 22 साल के थे। तो हमने बोला कि यार यहाँ पे ऐसे ही अतरंगी नाम चलेगा जो हम लोगों को समझ में आया, हम जैसे लोग ही अगर कस्टमर तो उनको समझ में आया। तो हमने बड़ा अतरंगी नाम चूज किया, चाय सुट्टा बार, जो स्लैंग भी है, लोगों को क्लिक भी होता है। हमने बोलता चलिए करते हैं, नाम रख दिया हमने उटपटांग। कोई जस्टिफिकेशन इसका है ही नहीं, मैं ही नाम नहीं। का दे ही नहीं सकता चाय सुट्टा बार का कोई जस्टिफिकेशन, क्या क्योंकि ना बात। सुट्टा मिलता है ना बार है। हालांकि एक बार टेबल बना के हमने रखा था कि वहाँ पे चाय बेचेंगे, थोड़ा सा वेस्टर्न और ट्रेडिशन का फ्यूजन करके एक कैफे बनाया था। सो यही है नाम का, तो आज भी हम जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते कहीं पे भी इसका। ये शायद क्या होता है कई बार कि बहुत सारे बिजनेस हिंट सेट में चालू होते हैं, चालू होते टाइम किसी को नहीं पता कि मैंने क्यों चालू किया, कैसे हुआ, क्या नाम रखा। जब सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग फिर बैक स्टोरी बना देते हैं, पर आपने यहाँ पे एकदम रॉ आके देख भाई, रिसर्च बाद में की। जैसे अगर कोई और व्यक्ति होता है नॉर्मली से बात करता कि हमने रिसर्च की, हमको लगा पानी के बाद सबसे ज्यादा चाय पी जाती है, तो क्यों ना चाय में किया जाए। अब आपने कहा फ्रेंकली भाई साहब कुछ नहीं है, चालू कर दिया था, करने के बाद पता पड़ा कि यार जिस चीज में वो चीज तो अच्छी है। निराल भाई, मेरा एक सिद्धांत है कि मतलब अगर आपको कोई व्यक्ति विशेष का एक वर्ग आपको देखता है और आपको मानता है, तो आप उसको गुमराह मत करिए। आप थोड़ा सा स्पष्ट बता दीजिए कि भाई ये था, देखिए हमारे साथ जो घटित हुआ, चाहे वो आपको सही लगे, गलत लगे, लुभावना लगे, नहीं लगे, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो मैं फैक्चुअल बेस, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप ले लीजिए, नहीं तो तथ्य तो यही है। हवाई वाली तो हाँ नहीं नहीं, चलेगी। बिल्कुल भी वेरी वो गुड। नहीं है ही नहीं। नहीं, यही मैंने एक सवाल भी आपके लिए लिख रखा है स्पेशली। पहले तो भी आपके पहले स्टोर की कहानी सुनेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपका एक बार बैकग्राउंड दे दीजिए कि भाई ठीक है, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, कॉलेजिंग क्या हुई, और उससे इससे पहले की स्टोरी ब्रीफ में बता दीजिए। मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि काफ़ी लोग शायद जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक बार आप ब्रीफ में बता दीजिए, फिर अपन आते हैं आपकी स्ट्रगल वाली कहानी पे। सो मैं रीवा से आता हूँ। मेरा पूरा संयुक्त परिवार, हमारी जॉइंट फैमिली रीवा में रहती है पूरा। ना हम गरीब परिवार से हैं, ना हम बहुत ज़्यादा रईस परिवार से हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत गरीब परिवार से आते हैं। सो एक टाइम पे एक ज़माना था जब सबको लिमिटेड ही साधन मिला करते थे, तो सब लोग सेविंग्स में ज़्यादा आते थे। बट नेचुरल हम लोग भी वैसे ही थे। एक जोड़ी कपड़ा रहता, लेकिन हम लोग के लिए ठीक था, मतलब कि वो मतलब स्कूल जाने के लिए एक जोड़ी कपड़ा फाइन, मतलब इतना भी नहीं था कि एक नहीं था कि स्कूल ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में रिक्शा से जाते थे, साइकिल रिक्शा से। हम्म, और फिर उसके बाद में पापा का व्यापार ठीक से चला, तो पापा ने यहाँ पे इंदौर में हमको पढ़ने के लिए भेजा। तो यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल में रहते थे इंदौर में। स्कूल में कोलंबिया कॉन्वेंट से स्कूलिंग की। उसके बाद में कई चीज़ अटेम्प्ट की जो सब लोग करते आए थे हमारे स्कूल में। जो अच्छे पढ़ाकू लोग थे, वो उनके लय में हमने चलना का सोचा कि उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। तो जब कई लोग सीए के लिए तैयारी करने लग गए, कॉमर्स वाले, आप भी सीए। तो हम बोले हम भी सीए करेंगे यार, सब लोग सीए कर रहे हैं, तो सीए की तैयारी करने के वो नहीं हुआ हमसे। इसके बाद फिर हमने बोला कि आईआईएम के लिए करेंगे तैयारी, तो आईआईएम के लिए कैट की तैयारी की, तो वो नहीं हुआ। फिर कुछ नहीं हुआ तो यूपीएससी के लिए चले गए कि यूपीएससी करेंगे। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड, लेकिन उस बीच पे कई चीज़ें सीखी, जो एक नेटवर्किंग हमारी बहुत अच्छी बन गई हमारे दोस्तों से। थोड़ा मार्केट भी समझा, क्योंकि हम लोग सेकेंड हैंड मोबाइल बेचते थे, मैं और आनंद। ओके। एक नोवेल्टी मार्केट है यहाँ पे, जब आप आज बोले थे ना वहाँ जाएंगे, हम्म, सराफा तो रास्ते में पड़ेगा, समझ नोवेल्टी रहा हूँ। मार्केट। ओके। तो वो नोवेल्टी मार्केट पूरा सेकेंड मोबाइल का मार्केट रहता था। तो सेकेंड मोबाइल ले लेते थे और बाहर खड़े हो जाते थे कि यार कुछ दिन चलाते थे, फ्लॉन्ट करते थे स्कूल में, फिर बेच भी देते थे। तो हमको थोड़ा सा मार्केट का हल्का हल्का सेल्स का ज्ञान हो गया था, पता चल गया था कि यार हम लोग और अच्छा वो फ़ोन खरीदते कैसे थे, तो लोगों की कॉन्ट्री से, मतलब दोस्तों की, सब लोग कॉन्ट्री करते थे, सबको 2-3 दिन मोबाइल चलाने को मिलेगा, बढ़िया फ्लॉन्ट करने को मिलेगा मोबाइल, और फिर हम बेच देंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उससे समोसा वमोसा खा के पार्टी वार्टी कर लेंगे। तो मार्केट का थोड़ा सा हल्का हल्का सेल्स का ज्ञान मिल गया था। तो था कि एंटरप्रेन्योरशिप है ज़ील अंदर, पता नहीं था स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योरशिप का, मुझे पता था माल बेच के पैसा कमाया जा सकता है, ये हम कर लेंगे। मतलब धंधे वाला जो दिमाग है वो बचपन से, मतलब जितने भी सक्सेसफुल लोग अगर आप स्टोरी सुनोगे तो बचपन में कुछ ना कुछ किया हुआ है उन्होंने, वो दिख जाता है, वो ना पूत के पाक पालने में दिख जाता है। हाँ, आई थिंक था ये, हम लोग तो आप करते यूपीएससी की ज़्यादा। तैयारी करने चले गए थे, जी। ठीक है।
फिर यूपीएससी की तैयारी करने लग गए। लेकिन शायद क्या मतलब, ये तो है ही कि नहीं बने थे हम यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए रहता है, बहुत ही शार्प माइंडेड और डेडिकेटेड लोग चाहिए रहते हैं। तो शायद मैं था नहीं उतना डेडिकेटेड। हम्म, हाँ, शायद क्या नहीं था डेडिकेटेड, तो छोड़ दिया बीच में। समझ में आया कि नहीं होगा यार। डर भी लगा कि यार डर तो स्टैटिस्टिक्स से लगा, डेटा से लग रहा था कि इतने लोग अटेम्प्ट करते हैं, लोगों को 18-20 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका नहीं हो रहा, तो हम तो 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो बीच में छोड़ के फिर आनंद के लिए यहाँ पे आ गया मैं इंदौर। आनंद को बिजनेस सेटअप करना था बचपन में। तो हम लोग यहाँ पे दोस्ती बहुत ही ज्यादा, बचपन से हम लोग बहुत मानते थे एक दूसरे को। मतलब दोस्ती के लिए मतलब आर या पार, वो पिक्चर वाला ही चल रहा था दिमाग में, पता जय नहीं वीरू क्या की था। जोड़ी थी हाँ बस पूरी। वही, दोस्तों के लिए कुछ भी करना, पढ़ाई लिखाई छोड़ के वहां से, और अच्छा सारा सामान छोड़ के उसी जगह पे एक रूम में रहते थे। जैन साहब थे उनके यहाँ पे, करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में। हम्म, तो वहां से आगे पापा को नहीं बताया मैंने अपने क्या आ गया मैं यहाँ पे, क्योंकि पापा को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे बहुत, आप लोग यहाँ पे बहुत कूल डैड या फिर एकदम पापा टाइप लोग होते हैं ना, हमारे यहाँ पे बाप होते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं आप हमारी हमको हमको उसमें इंक्लूड मत आपके भी कीजिए। होते हैं क्या? हमारे नहीं थे कूल डैड वैसे, अरे तो बाप ही होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या, तो मैं बोला पापा को और बता देंगे तो मतलब बड़ा वो हो जाएगा। मम्मी को बता दिया था, मम्मी के तो लड़का राजा बेटा रहते हैं, तो मम्मी को बता दिया। पापा को जब मैंने पहली दुकान ओपन की यहाँ पे आके, हम्म, कुछ दिन चलाई, फिर तीसरी दुकान हो गई, तो तीसरी में लाइव आ गया मैं, फेसबुक लाइव आया था उस टाइम में नया नया। तो इस उससे लाइव आ गया कि पापा तो हमारे फेसबुक में है नहीं। हम ये भूल गए थे कि हमारे रिश्तेदार फेसबुक में है। तो उन्होंने बता दिया पापा को कि यार आप तो संतू मेरे घर का नाम संतू, बोला संतू चाय बेच रहा है, आप बताइए, पढ़ने लिखने भेजे थे। बड़ा उनको वो लोग कि बताओ, पढ़ाई लिखाई के लिए इतना पैसा बर्बाद किया, तुम्हारा हॉस्टल में भेजे, कोचिंग कराई, और तुम यहाँ पे चाय बेच रहे हो। तो फिर वो वहाँ से रीवा से यहाँ पे आ गए और देखे हो गए, तो उनको ठीक ठाक लगा। बोले ठीक, ना नाराज हुए ना खुश हुए, बोले कि जो कर रहा है, जो मर्जी करने दो, बिगड़ गया लड़का, बर्बाद हो गया, सब जो कराना था कर लिया, अब ये नहीं कर पा रहा है, शादी भी करा देंगे कुछ दिन में अगर ये नहीं ठीक करेगा तो। फिर उसके बाद में धीरे धीरे चलने लग गया। तो पहला टेडेक्स भी हम लोगों ने जयपुर में ही दिया था। जयपुर ही थे पहला हमारा टेड, तो पापा को ले गए थे पहले टेडेक्स में जयपुर, बड़े प्रभावित हुए थे। क्या बात है। अब सर अभी आपकी जो पहली स्टोर खोलने की स्टोरी है, जो पहला स्टोर खोला, इंटरेस्टिंग स्टोरी, और मैं चाहता हूँ बहुत डिटेल में आप बताएं, क्योंकि नॉर्मली जो स्टार्टअप की दुनिया, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया है, उसको फेरी टेल मान लेते हैं कि भाई साहब ये तो सपनों की कहानी है, आप तो बिजनेस स्टार्ट करो। जैसे भी आपकी कहानी फेरी टेल की है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, वो एक डायलॉग कहते हैं ना कि लोगों ने मेरी सफलता देखी पर मेरे पैर के छाले नहीं देखे। तो इस स्टोरी में एक बार पैर के छाले दुनिया को दिखा देना, ताकि पता पड़े कि यार इतना माल मसाला भी नहीं है जितना आदमी समझता है। बहुत इतना अगर बैठे हैं आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, बात हो रही है, तो बहुत स्ट्रगल लगा है। उस स्ट्रगल की कहानी जनता तक सीधी सीधी पहुंचे। पहला स्टोर खोलने के पहले ही बहुत गणित करना पड़ जाता है। एक तो घर वालों को पता नहीं था पैसे कैसे लेके आओगे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिनेंस का स्टार्ट हो जाता है कि आप पैसे जुटाओगे कैसे। चलिए, आपने मेरा दोस्त जो था पहले भी व्यापार करता था, उसके पास थे कुछ 3 लाख रुपए करीबन। हमने बोला अच्छा 3 लाख रुपए बहुत होते हैं स्टूडेंट के लिए, 3 लाख रुपए तो मतलब कि क्या है इतना पैसा। लेकिन हिसाब किताब नहीं बढ़ा पाए थे हम लोग कि 3 लाख रुपए कैसे करेंगे, कैसे रेंट क्या होगा। तो हमने बोला चलो 1+2 का रेंट दे देंगे डिपॉजिट में। 18,000 रुपये रेंट था उस समय भंवरको वाली हमारी दुकान का। और फिर इसके बाद में बाकी तामझाम, अब हमने एक बोर्ड देखा कि बोर्ड बहुत अच्छा लगाना है हमको। बड़ा शौक रहता है ना जो नया नया व्यापार करता है कि तामझाम करके दुकान बनाए। लेकिन टच वुड के में हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो बोर्ड आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। हमने वो कौन कौन से फ्लेक्स आता है, स्टार फ्लेक्स आता है, ग्लो शाइन आता है, फिर एक्रेलिक लेटर्स, फिर फंक्शनल एक्रेलिक लेटर्स करके बहुत तरीके से वो आते हैं, बोर्ड्स आते हैं। हमने बोला कि यार ये तो बोर्ड के तो, और वो स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे लगते हैं उसमें। तो हम बोले जितना हमारे पास 3 लाख रुपए तो पूरा निपट जाएंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बोर्ड ही लगेगा, दुकान बोर्ड ही नहीं लग हो पाएगी, दुकान नहीं खुल पाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ दुकान का साथ जब हमने जमाया, मशीन वशीन सब लगाई, हमने सेकेंड हैंड काउंटर खरीदा यहाँ से, बॉम्बे बाजार से, अली के यहाँ से सेकेंड हैंड काउंटर खरीद के लगाया, मशीन रखी, और हम ही लोग सब दोस्त लोग थे। एक था हमारे साथ में बस मनोज लड़का, बाकी कोई भी लड़का, हम खुद ही काम करते थे। तो पूरा पैसा उसी में खर्च हो गया, बोर्ड के लिए पैसे नहीं बचे हमारे पास में। तो बोर्ड में हम लोग इतना बड़े प्लाई में वाटर कलर कैसे ऑफिस में हमें रखा हुआ बोर्ड, वो उसमें लिख दिया चाय सुट्टा बार। 1.5-2 महीने ऐसे दुकान चलाई बिना बोर्ड के। पैसे की अहमियत समझ में आ जाती है, और आप कितना भी कैलकुलेशन कर लो, मुझे लगता है स्टार्टिंग में तो इट्स
वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट स्टार्ट। 0 एम्प्लॉय थे आपकी शुरुआत में देखा जाए तो। हाँ, एक मनोज ही था। मनोज था, और उसको भी हम सैलरी नहीं दे पा रहे थे, मनोज को भी। और सोचो कैसा लड़का रहा, मनोज के माता पिता नहीं है, और मेरे क्योंकि मेरे घर पे नहीं पता, तो मेरे को खाने की व्यवस्था करनी थी। हम्म, तो मनोज टिफिन लेके आता था अपने यहाँ से, तो मनोज के टिफिन से उल्टा मैं खाता था। उसको सैलरी तो दूर की बात है कि मनोज को सैलरी देंगे, और मैं आनंद 18 किलोमीटर दूर से आया, हम लोग रात भर दुकान चलाएं, बंद करके जाएं। बहुत सारी तकलीफ तो आई रही थी, लोग बोलते थे कि नहीं चलेगी दुकान, सब सेकेंड का लिख लेना, इतना प्रेशर के सब चीज़ करके देख ली, पढ़ाई लिखाई सब पे, कुछ नहीं हुआ। लगता है अब जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पिताजी बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, बर्बाद ही हूँ मैं, मतलब कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। फिर दुकान चलाने के लिए भी हमने बोला कि यार कैसे दुकान चलाएं, इतने वहाँ पे एक राम जी टी स्टॉल करके रहते थे, बड़ा उनकी दुकान चलती थी, मतलब हम लोग के लिए बेंच मार्क था कि बताओ राम जी की टी स्टॉल है, बहुत चलती है, और ठेले में देते थे, ठेले में चाय, बहुत भीषण दुकान चलती थी। अब बोले कि इनके ग्राहक हमारे तक कैसे आएंगे, तो हमने बोला पहले दिन हम फ्री देते हैं चाय। पहले दिन फ्री हमने चाय की, उसमें भी लोग आने के लिए तैयार नहीं थे राहुल भाई। फिर तो मेरे दोस्त थे बचपन, तो सब लोग को बुला लिया मैं, सब फ्री थे। हॉस्टल की यारी बहुत अलग यारी होती है वैसे। बहुत, तो दिन भर वहीं पे पड़े रहते थे। तो लोगों को लगता था कि यार इतनी भीड़ रहती है इस दुकान में, कुछ ना कुछ अच्छा बिकता होगा। तो वो डमी भीड़ की वजह से लोग और आने लग गए। प्लस हमने पहली दुकान अपनी गर्ल्स हॉस्टल के पास में खोली थी, तो उससे लड़के और आने लग गए, तो दुकान उस वजह से भी चली। और फिर हमने कहीं पे भी जाते थे आपस में भी, तो बात करते थे हम लोग एक दूसरे से ही जोर जोर से, कि यार वो सुना है चाय सुट्टा बार बहुत चलती है। कहीं भीड़ में गए तो आपस में बात के लिए, चाय सुट्टा बार चलते हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो ये सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं सर मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग में तो पैसा लगेगा। तो मैं कहता हूँ कि यार मार्केटिंग में पैसा नहीं लगता, मार्केटिंग में थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा जिगरा लगता है। 3 स्ट्रेटजी आप अभी आप सुन रहे हो। पहले बार गर्ल्स हॉस्टल के सामने खोल दी, दूसरा वैसा फ्री में चाय पिला दी, दोस्तों को लाके डमी भीड़ खड़ी हो गई, खुद भीड़ वाली जगह में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो ये इन सारी स्ट्रेटजी में पैसा लगा है शून्य, बस लगा है दिमाग और लगा है पैशन। तो अगली बार अगर कोई व्यक्ति बोले कि सर जी फ्री मार्केटिंग कैसे करे, पैसा नहीं है, तो ये वाली क्लिप काट के जरूर देख लेना। टर्मोलॉजीज पे लोग घुस जाते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो सिंपल एकदम आराम से धंधा बनाने पे ध्यान दो कि धंधा बनाना है, पैसा कमाना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी धीरे धीरे खुद ही बाकी आ सब जाएगा। मोह माया धीरे धीरे हो जाती है। ठीक है, परफेक्ट। राम जी टी स्टॉल चल रही है जोरदार, अब आपकी चलने लगी। तो उस समय राम जी टी स्टॉल के जो लोग थे वो किस तरफ आए, और मतलब कि एक्चुअली क्या होता है, अगर राम जी टी स्टॉल पे दिन की 1000 चाय बिकती है, अब आपके आने के बाद से अगर उनकी 1000 की 800 हुई तो बुरा तो लगता है कि अरे यार कल का लड़का हमारा धंधा ले गया। तो फिर विरोध भी होता है, वो अपनी तरह से तिकड़म करते हैं, 4 बात भी करते हैं। तो वो जो लोकल कंपटीशन था उस टाइम का, बड़े कंपटीशन को अभी कैसे देख रहे हैं वो अलग, अगला सवाल है। पहला सवाल है, पहली दुकान का पहला कंपटीशन, जब आपको 2-3 महीने हुए हैं, नए हो बहुत, तो हाउ वाज इट द कंपटीशन, और बाकी लोगों ने क्या ट्राई किया, क्या हुआ? ये सबसे पहले तो राम जी टी स्टॉल से हमको एज क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो एज था कि हम एक ऐसा, क्योंकि वो ठेले में देते थे, तो हमारे पास में एक प्रॉपर शॉप थी। ऑब्वियसली हमारा इंफ्रा कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ गया राम जी से, लेकिन हम लोग के पास एज ये बहुत अच्छा हो गया कि लोगों को बैठने की व्यवस्था हो गई, और थोड़ा सा प्रीमियमनेस थी लोगों के पास में, तो लोग ज़्यादा आना प्रेफर करते थे, क्योंकि प्राइस पॉइंट सेम था हम राम लोगों जी का। कितने में चाय देते थे उस समय? 7 रुपए में तो राम जी की चाय, हाँ, तो 7 रुपए में यार बैठना भी मिल रहा है, म्यूजिक भी मिल रहा कुल्हड़ है, भी मिल रहा कुल्हड़ है, भी मिल शुद्ध रहा है। दूध भी मिल रहा है, अच्छा एम्बियंस भी मिल रहा है। तो ये एक हम लोग का था। विरोध की बात करें तो विरोध देखिए, लोकल लेवल पे जब ऑफलाइन व्यापार करते हैं ना, तो आता ही आता है। और जब आप 21-22 साल के लड़के हैं, आप व्यापार करने लग गए और इतनी दुकानें चलने लगी, अच्छा दुकान नहीं चलती तो आप पे कोई ध्यान नहीं देगा। अगर आपकी दुकान चल रही है, सबकी नज़र आप पे पड़ जाएगी कि ये बढ़िया कर रहे हैं। इनको या तो अपना रुतबा यहाँ पे दिखाओ इस जगह पे कि हम अगर यहाँ पे आए तो हमारी वाहवाही हो, हमको लाइन में ना खड़ा करना पड़े, हमको पैसे में फ्री में मिल जाए, ये रुतबा दिखाओ जो लोकल पॉलिटिशियन दिखाते हैं, लोकल गुंडे दिखाते हैं। इसमें कई ऐसी भी हम लोग को प्रॉब्लम हुई कि लाठी चार्ज भी बहुत हुआ प्रशासन की तरफ से, कि बड़ी भीड़ हो जाती है। खैर उनका सही भी रहा होगा, मैं ये इस पे नहीं जाऊँगा, लेकिन ये भी एक हम लोग के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम गई थी। और लोकल गूंस की तो इतनी धमकियाँ, इतना मतलब कि मैं मीडिया की बात करूं तो
पीआर वगैरह हमको समझ में नहीं आता था ये सब। और जब भी कोई भी विवाद होता था तो यही लिखा जाता था पेपर में कि वो फलाना चाय सुट्टा बार के इधर पे लड़ाई हो गई, तो एक नेगेटिव सा एनवायरनमेंट उसके परसेप्शन नाम बिल्ड में करना। सुट्टा भी है, बार था। भी है और बस लड़ाइयाँ और होती है। बस ये तो बोले कि सारे लड़के जो बर्बाद होने वाले रहते हैं वो चाय सुट्टा बार पे जाते हैं। तो एक परसेप्शन, ये नोशन ड्राफ्ट करने की कोशिश की गई, तो कह लेकिन उसको फाइट करते करते हम हटे नहीं पीछे। मतलब अब तो ये था राहुल भाई के सब तो कर चुके, अब साला जो चल रहा है वो भी छोड़ देंगे तो फिर तो निपट जाएंगे। तो रोड पे आखिरी उम्मीद है। हाँ, आखिरी उम्मीद है, उसको छोड़ने तो हम लोग लगे रहे। तो बहुत छोटे छोटे थे, तो एक उम्र में आपकी गुस्सा भी रहता है ना उस उम्र में। जब आप इस उम्र में रहते तो सबसे भिड़ जाएंगे, लड़ लेंगे, किसी को पैसे नहीं खिलाएंगे, ये वो। लेकिन व्यापार ने सिखा दिया कि नहीं, आपको जहाँ आपकी लक्ष्मी जहाँ से बननी ना, आपको उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक है। आपको गुस्से को, आपके आत्मसम्मान को, सबको छोटा, मतलब आपको संभाल के रखते हुए। कोई गाली बक के चला गया मान लीजिए वहाँ पे काउंटर पे, तो उसकी कॉल पकड़ के 2 तमाचा, ये नहीं कर सकते आप। वो भी गाली बक के अगर 10 रुपए दे के गया तो भाई अभी इनिशियली तो आप कोशिश करिए कि बाकी लोगों को परेशानी हो, आपको गाली दे। तो थोड़ा सा आत्मसम्मान को भी शांति से रह के, आपको सरलता से, वो हमने बहुत सीखा। उससे पहले हम बहुत लड़ते थे, बहुत झगड़े लड़ाई करते थे, लेकिन जब से दुकान संभाली तो हम सब अपने आप अक्ल ठिकाने आ गई हमारी। ये मारवाड़ी टेक्निक है। वैसे मारवाड़ी टेक्निक है कि भैया अगर आप बिजनेस व्यापार करने बैठे हो तो आपके दिमाग में बर्फ होनी चाहिए, ठीक है, और जबान पे मिश्री होनी चाहिए, कि जबान मीठी होनी चाहिए, हर आदमी से प्यार से बात करो, और गुस्सा वैसा भी होना चाहिए। और हर मारवाड़ी में अगर आप देखोगे तो ये चीज आपको मिलेगी कि अरे कोई बात नहीं भाई, सब कोई बात नहीं। मारवाड़ी में इनबिल्ट है। मान लीजिए उनको सिखा रहे हैं बचपन से, उनकी परवरिश हुई, हमको सिखाया नहीं, हम सीख गए मार्केट में आके। तो आपका गुरु मार्केट है वैसे। आपका गुरु मार्केट है। चलो, कंपटीशन की 2-3 वैरायटीज होती है साहब। जैसे अभी पहली वैरायटी, अलग अलग तरह के कंपटीशन आता है, स्पेशली आपके फील्ड में। ये चाय के फील्ड में कंपटीशन जो मुझे लगा कि यार आपका कंपटीशन हुआ होगा जैसे ठेले वालों से, क्योंकि आप जैसे मान लो कि आपका कंपटीशन वो भी है। अभी हम बात कर रहे थे कि यार चाय में फेमस कौन है, तो हमने कहा यार अभी तो एक बंदा है जैसे बिल गेट्स की चाय पी के गया, वो भी आपका कंपटीशन है। और उसका वो कंपटीशन आप पे कैसे होता है कि वो इंफ्रा लेके नहीं बैठते, उनको रेंट नहीं देना, उनको बहुत ज्यादा एम्प्लॉय नहीं रखने, उन्होंने ज्यादा कभी इंफ्रा पे खर्चा नहीं किया, तो उनकी कॉस्टिंग तो कम आ जाती है। तो उनसे कैसे फाइट करते हैं? तो भी आपने सीधा जवाब ये दिया कि भाई साहब वो 7 रुपए में बिना इंफ्रा के दे रहा है, मैं 7 रुपए में क्वालिटी भी ठीक कर दी, 7 रुपए में कुल्हड़ भी कर दिया, 7 रुपए में वाइब भी दे दी, उससे लड़ लिए, परफेक्ट। अब आया सेकंड लेवल का कंपटीशन जो कि उनसे थोड़ा सा ऊपर है और आप जैसा ही है, जो आपके जैसा ही है। सामने मान लो वो भी इंफ्रा दे रहा है, वो भी उत्ते की चाय दे रहा है, वो भी आपकी कॉपी करके कुल्हड़ में आ गया। अब ऐसे कॉम्पिटिशन, क्योंकि आजकल ये बहुत हो रहा है, पहले क्या होता था कि या तो आपका कॉम्पिटिशन बड़े से है या ठेले से, अब बीच वाले बहुत सारे हैं। एक नाम और है, मैं पता नहीं अभी लेना नहीं चाहता, लेकिन उस तरह के कंपटीशन भी आपके आते ही हैं बीच में, आप काफी पॉपुलर होते हैं उनके साथ। हाँ जी। कंपटीशन तो आने ही आना है। आप ये सोच ले कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेके बैठेंगे तो मोनोपोली, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, अनलेस अनटिल आप या तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके चल रहे हैं, या फिर आपने कुछ इन्वेंशन किया हुआ जिसका आपके पास में पेटेंट हो। तो अदरवाइज कंपटीशन आने आना, ये आपको मान लेना चाहिए। ध्यान किस चीज में रखना चाहिए? इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। आप प्राइस में, क्वालिटी में आप अपना कंट्रोल रखिए। मेन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। थर्डली, कीप ऑन इनोवेटिंग एंड इनोवेटिंग इन योर प्रोडक्ट्स। आपको थोड़ा बहुत बदलाव समय के साथ में, समय के रहते हुए करना पड़ेगा। आपके कंपटीशन अगर कोई आ रहा है, अगर वो आप जैसा कर रहा है करने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। आप एकदम रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। वो गलत कर रहा है, अगर वो आपसे कुछ भी चीज थोड़ी बेहतरी कर रहा है और आप फिर भी आप बैठे हो, तो आप गलत कर रहे हैं। कोशिश करिए कि आपके कॉम्पिटिटर को आप एज अ गुरु माने, उनको ट्रैक करें कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे सीखें, बेहतरीकरण करें। अपने यहाँ पे एक R&D टीम जरूर बना के रखें। वो समय के साथ में उसको बेटर प्रोडक्ट को तराशते जाए, बेटर करते रहे। ये आप कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इस रेस में जो बेटर करेगा वो आगे निकलेगा, उसका ज्यादा मार्केट शेयर होगा। क्योंकि सर चाय में क्या एक और चीज है, एक स्टार्टअप का मैं नाम लेके बात करूंगा बकायदा, चायोस करके जो स्टार्टअप, वो आते हैं प्रीमियम सेगमेंट में। वो चाय शायद 80-90 रुपए 100 प्लस की चाय देते हैं। उनका भी गेम यही है, मतलब वो जब उनकी फंडिंग पे यही कहती है कि सब देखो हम एनवायरमेंट देते हैं,
हम बेटर देते हैं, हम ये चीज़ देते हैं, पर वो प्राइस पॉइंट में अपने से लगभग शायद 15 रुपए पे है अभी आप, है ना? जी, जी, और जी, वो जी। शायद 90 रुपए पे है। जी। वो 6x चल रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ का राज ये है, वो फंडेड है। उनको मिल रहा है साहब मोटा फंड, और इधर अभी आप चल रहे हो बूटस्ट्रैप। तो ये बूटस्ट्रैप में और फंडेड में क्या आपको डिफरेंस लगता है? क्या एज बूटस्ट्रैप के पास है, क्या एज फंडिंग के पास है, और बूटस्ट्रैप बंदा फंडेड से कैसे क्या फाइट कर सकता है? मुझे लगता है एज फाइनेंशियली तो उनके पास में ही है, क्योंकि जब पैसा आता है तो आपके पास रिस्क लेने का एपेटाइट, आपके पास एक्सपेरिमेंट करने की ड्यूरेशन और समय ज़्यादा मिलता है, टीम अच्छी बिल्ट हो जाती है। आप अपने कस्टमर्स को गिव अवेज ज़्यादा दे सकते हो, डिस्काउंट्स में काम कर सकते हो, बेटर चीज़ें हो सकती हैं उसमें तो, जहाँ पे फंडेड रहता है तो नो डाउट उसमें। वेयर इज बूटस्ट्रैप में आपको बहुत फूक फूक के चलना पड़ता है। आपको अगर आप बूटस्ट्रैप है तो आपको ऐसा नहीं कि आप चाह के भी आप अपने कस्टमर को हर चीज़ नहीं दे सकते, आपको पैसा बचाना पड़ेगा, क्योंकि जो बैकएंड में जो आपके पास में इतनी बड़ी टीम है, आप उसको चलाओगे, उसका घर कैसे चलेगा? बैकएंड में काम ही नहीं चल पाएगा। हमको बैकएंड की टीम तो बहुत स्ट्रांग चाहिए, उनको पैसा लगता है। करोड़ों में सैलरी देते हैं हम लोग, करोड़ों में सैलरी देते हैं। तो बैकएंड की टीम को आप ऑपरेशन टीम छोड़ दीजिए, जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी। सो वो हम लोग के साथ में एक ड्रॉबैक तो है, लेकिन एक हम लोग के पास में एक इंडिपेंडेंस रहती है। हम लोग वैल्यूज और मॉरल्स हम लोग के नहीं छेड़ पाता कोई भी। जब आपके ऊपर एक कोई पैसा दे के आपको बैठ जाता है, तो पैसे के बनाम में उसको पैसा चाहिए, मल्टीपल टाइम्स में चाहिए। हमारे पास पैसा हमको भी चाहिए, जिसमें दो राय नहीं है, लेकिन अगर हमारे मॉरल्स और वैल्यू से मैच नहीं करे, वो पैसा हमको नहीं चाहिए होगा। सही बात है। चाहे वो किसी भी कीमत पे हो, नहीं खाएंगे, हम नहीं लेंगे, चाहिए नहीं। तो हम लोग के मॉरल्स और वैल्यूज कोई नहीं चेंज कर सकता, जो कि बिल्कुल हम लोग के साथ में स्टार्टिंग से और आखिर तक रहेंगी। अभी अपन बात करते हैं चाय की मास्टर क्लास पे। सबसे पहला सवाल, चाय की यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? कि चाय की मान लो अगर एक 10 रुपए का चाय का कप है या 20 रुपए का कप है, तो उसमें कितने का दूध, कितने का मसाला, या कितने की क्या कॉस्टिंग वगैरह, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बताइए, क्योंकि आप तो एसओपी वगैरह आपके पास सब बनी हुई है, यू आर द बेस्ट गाइड टू गो। ठीक है, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको इसका। मैं प्रॉपर ब्रेकेज नहीं दे पाऊंगा, हर जगह पे वेरी कर जाता है। हाँ, तो चाय अगर हम लोग 15 की देते हैं, तो उसमें करीबन आपको 60 से 70% का मार्जिन मिल जाता है। अच्छा, 60% का मार्जिन, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, दूध, चाय जीपी हो गया, पत्ती। मतलब 60% जीपी है, हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट 40% की कॉस्ट है। हाँ जी। ठीक। सो ये है इसमें। और किसी को अगर चालू करना है तो सिर्फ चाय एज अ प्रोडक्ट, सोल प्रोडक्ट, एक स्टार प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर आप इंफ्रा कॉस्ट को बीट करना है, ठीक है, अगर आप चाय की प्राइसिंग अगर आप कम रख रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप मासेस को टारगेट करें, आपके पास भीड़ आए, वॉल्यूम पे आप खेल पाएंगे तभी। और अगर चाय की प्राइसेस ज़्यादा रखनी है, फिर तो आपको तो भी आपको ऐसी जगह पे खोलना है जहाँ पे बड़े लोग आते हों, और जहाँ पे बड़े लोग आते हैं, इनके पास पैसा रहता है, वो औसतन वैसे भी जगह वो बहुत महंगी ही रहती है, और उनको इंफ्रा कॉस्ट और ज़्यादा बेटर जगह, इंटीरियर में आप ज़्यादा पैसा करें, इन्वेस्टमेंट कैपेक्स आपका बढ़ जाता है। सो चाय, सिर्फ चाय बेच के आगे निकल जाना है समथिंग रियली रियली डिफिकल्ट। इफ समबडी हैज डन इट एंड समबडी इज डूइंग इट, सो हेड्स ऑफ उनके लिए। सो स्टार्टिंग विद चाय, वी स्टार्टेड विद चाय, तो हम लोग को चाय से स्टार्ट तो किया था, बाकी बाद में फिर हमने प्रोडक्ट्स ऐड ऑन किए। तो आप चाय को हमारा एज अ लॉस मेकिंग स्टार भी समझ सकते हैं। ओके। जो एक पुल फैक्टर है, लोग चाय पीने के लिए आते हैं, फिर बाद में जो भी चीज़ खाते हैं, सैंडविचेस, मैगी, पास्ता, उसमें मेन मुनाफा रहता है, ज़्यादा मार्जिन उसमें रहता है। कोल्ड कॉफ़ी में ज़्यादा मार्जिन रहता है, आइस टी में ज़्यादा मार्जिन रहता है। तो आपको सबसे पहले तो मेक श्योर करना है कि आपको इंफ्रा कॉस्ट बहुत कम से Minimum कम रखिए। आप इंफ्रा कॉस्ट को बहुत कम रखिए। इंफ्रा कॉस्ट से मेरा मतलब रेंटल्स को आप कम रखिए, आप इंटीरियर्स को आप बहुत कम रखिए। कोशिश करिए कि कम में ही वायु। आजकल लोग बहुत ज़्यादा जेनजीज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, तामझाम, एस्थेटिक, एस्थेटिक, तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो आप ऐसा कुछ इंटीरियर करिए कि आप ज़्यादा पैसा बचा सकें, तो आरओआई ज़्यादा फास्ट रहेगा। नहीं अगर आप ज़्यादा पैसा झोंक देंगे और 10 रुपए की चाय बेचें तो आपको पैसा निकालने में तो बहुत जनता है आपके पास में, या तो ये हो सकता है। तो आप इंफ्रा कॉस्ट को ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिसिटी का आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपका जो भी, अगर मशीनरी से आप बनाएंगे चाय तो आपका ज़्यादा आएगा।
कोशिश करिए कम लोगों से काम चल जाए, एसओपीज ऐसे बिल्ड करिए कि कम लोगों से ही काम हो जाएगा। ज़्यादा लोग वहाँ पे लगेंगे तो फिर आपका वापस से मैन पावर कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये आखिरी में जाके जब आप कैलकुलेट करते हो ना महीने के अंत में, तब आपको मालूम पड़ता है अरे यार माल इतने के बेचा, इतने का तो हमारा खर्चा ही है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो पहला एक अगर मैं सजेशन बोलूँ कि भाई ओनली चाय से काम नहीं चलेगा, चाय आपकी पुल फैक्टर हो सकती है। चाय हो सकता है शुरुआत में आप बेचो 1-2 रुपए का पर चाय में लॉस भी हो रहा हो, लेकिन अगर चाय के साथ दूसरे प्रोडक्ट होंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बिल्कुल राइट? 100%। अब जो दूसरे प्रोडक्ट है ये पार्ट हो गया एक तरह से मेन्यू इंजीनियरिंग का। तो इसमें दूसरा प्रोडक्ट कैसे ऐड, जैसे मैं एग्जाम्पल दूसरों की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता है कि भाई हमने चाय के बाद पहला प्रोडक्ट ऐड किया तो क्या ऐड करें? हम ब्रेड का सैंडविच ऐड करना बेटर है, पकोड़े ऐड करना बेटर है, या चाय करूं कि पकोड़ा करूं? ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, या दोनों करूं, या इसकी प्राइसिंग क्या रखूं? इसके पीछे क्या इकोनॉमिक्स चलती है वो थोड़ा सा गाइड देखिए कीजिए। मेन्यू डिजाइनिंग जैसे आपने बोला इट्स अ साइंस, मतलब उसमें भी आपको प्योर बहुत साइंस। स्टडी करके करना पड़ेगा। हमको जो पसंद है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे चाय के साथ पकौड़े पसंद है मैं पकौड़े ऐड कर दूं, नहीं, लोगों को क्या पसंद है उस पर आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा लोगों को क्या पसंद है, पहले डिमांड समझिए लोगों की। सेकेंडली समझिए सप्लाई के बेस का काम, कि आप रॉ मटेरियल्स क्या यूज़ कर रहे हैं, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, उसको कितना टाइम लगता है बनाने में, प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है। कई बार क्या रहता है कि हम लोग मेन्यू बढ़ा लेते हैं बहुत ज़्यादा, मन करता है कि सारी चीज़ें रखें, कोई भी दूसरी दुकान में क्यों जाए, सब हमारे दुकान में ही आए, हम चीज़ें रखने लग जाते हैं ज़्यादा। और जब आप ज़्यादा चीज़ें रखते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ कम रहती है, पेरिशेबल गुड्स रहता है, तमाम नुकसान हो गया, फूड में तो पेरिशेबल सबसे बड़ी दिक्कत खराब है। हो गया वो। सेकेंडली बनने में समय लगता है, ऑर्डर दे दिया, लिमिटेड है आपके पास में, प्रोसेस आपके पास मशीन एक है, या तो उसमें 2-3 पिज़्ज़ा एक साथ जा सकते हैं, या तो फिर आप उसके लिए अलग वेट करिए कि उसको मान लीजिए आपको कुछ दूसरे ने ऑर्डर कर दिया तो उसको अलग टेम्परेचर में करना है। एक प्रोडक्ट को एक ही टेम्परेचर में करना तो एक ही मशीन में 4 चीज़ डाल दिए चल जाएगा। हम्म, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट भी एक जैसा रखें, सिमिलर रखें, सिमिलर एसओपी से रखें, ज़्यादा मशीनरीज नहीं बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा आपको मैन पावर नहीं बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सर्विस भी डिले होगी। एक और चीज़ है जो भी अपना एसओपी वर्ड बोला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। हम तो पढ़ाते हैं हमारी क्लास में कि हमारा जो कोचिंग कंसल्टिंग का काम है उसमें मेन चीज़ स्केलिंग में सिखाते हैं एसओपी। आप एसओपी के बारे में बताइए कि चलो एसओपी आपने बना ली कि चाय ऐसे बनानी है, अब आपने बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजीज दी है, टोटल कितनी फ्रेंचाइजी राइट नाउ? अभी हम लोग की 555 करीब आउटलेट है। 555 फ्रेंचाइजी है, बहुत लकी नंबर है हाँ, 555। अभी आज हम लोग आते टाइम यही बात कर रहे थे। तो 555 फ्रेंचाइजी दे दी है। अब इसमें क्या फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में बटी हुई अलग अलग जगह, तो आप ये मुझे बताओ, वैसे एसओपी मेंटेन कर दी, लेकिन एक राजस्थानी आदमी का टेस्ट वर्सेस एक मुंबई के व्यक्ति का टेस्ट वर्सेस एक बिहार के व्यक्ति का टेस्ट और एक साउथ का टेस्ट, इसमें जो इसको कैसे मेंटेन करते हैं या कैसे मैनेज करते हैं? जो सबसे पहले तो हम लोग जिसको फ्रेंचाइज देते हैं ना वो लोकल ही रहते हैं, हम्म, तो वो अवगत रहते हैं कि हमारा टेस्ट ये है, यहाँ का टेस्ट ऐसा रहेगा। तो एक वो, सेकेंडली हम लोग उनके साथ मिलकर ऑलरेडी एक R&D करते हैं कि यहाँ पे लोगों को क्या पसंद आता है, वही चीज़ चलाते हैं। जैसे कि आप सिर्फ चाय में देख लीजिए, चाय में ही लोगों का स्वाद बदल जाता है। दूध अलग आता है, दूध भी आप यहाँ से सेंट्रलाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको प्रोक्योर वहीं लोकल मार्केट में करना पड़ेगा, तो हम लोग वहाँ का जो बेस्ट मिल्क रहता है करते हैं। खैर, चीनी में भी बहुत डिफरेंट आता है, कई लोग शुगर ज़्यादा इंटेक करते हैं कई जगह पे, और कई जगह पे नहीं है। फॉर एग्जांपल मुंबई में बहुत कम लोग चीनी प्रेफर करते हैं, नॉर्थ इंडिया में लोग ज़्यादा चीनी प्रेफर करते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर जीन उनकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा रहती है, खाते ज़्यादा हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं रहते हैं क्योंकि दूध वगैरह हमेशा से उनके यहाँ पे रहता है तो पच जाता है दूध, तो बड़ी बड़ी ग्लास में पीते हैं। हम लोग 60 ml वाली चाय यहाँ पीते, छोटी ग्लास में, बड़ी ग्लास में चाय पीते हैं, वो लस्सी के गिलास भी ऐसे बड़े इतने बड़े 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 होते हैं। बड़े बड़े, अरे और इतना ज़्यादा, मतलब मैं तो सोच के हैरान हो जाता हूँ कि इतनी ज़्यादा दूध पचा लेने की क्षमता खैर बाय जीन रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग बिल्ड करते हैं कि मेन्यू कैसा होना चाहिए, वहाँ पे कुल्हड़ के कप की साइज़ क्या होनी चाहिए। हालांकि कुल्हड़ की कप की साइज़ हमको ज़्यादा वेरिएशन नहीं करनी पड़ी क्योंकि एक छोटा था, एक बड़ा हमारे पास में कोल्ड कॉफ़ी वाला था, तो कोल्ड कॉफ़ी वाले में चाय चलने लग गई वहाँ पे पंजाब और यहाँ पे हरियाणा में। सो इस तरीके की चीज वेरिएशन हम लोग स्टार्टिंग में हम समझ जाते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट अगर बाद में भी अगर समस्या आती है तो उसको उसमें ठीक कर देते हैं, जैसा तो जैसा जैसे देश स्टेट वैसा वाइज, भेस। तो एसओपी स्टेट वाइज बदलती है राइट? हाँ। थोड़ी बहुत की भी टेस्टिंग में इंग्रेडिएंट में क्या, राजस्थान में जिसको फ्रेंचाइजी दी उसको कहा भैया तो दूध का ये वाला पोर्शन रखना, तेरे एक कप चाय में इतनी चीनी जाएगी। तो सर एक बार एसओपी का मीनिंग एक बार ऑडियंस के लिए समझा दीजिए, क्योंकि आप टेक्निकल वर्ड है मेरे लिए, आपके लिए, लेकिन आम आदमी को देख रहा हो तो सर एसओपी क्या होती है? एसओपी आप समझाइए। एसओपी स्टैंडर्ड आपकी ऑपरेटिंग इंडस्ट्री में। प्रोसेस होते हैं, मतलब कि इसी तरीके से चीज़ें करनी है। फॉर एग्जांपल के
देयर आर स्टेप्स टू अचीव अ पर्टिकुलर रिजल्ट। तो 1 2 3 4, तो पहला 1 आएगा और वो 1 में कितने देर तक रहेगा कि मान लीजिए सबसे पहले कढ़ाई आई, कढ़ाई चढ़ानी है, हाँ, स्टोव में 2-3 नंबर पे फ्लेम करनी है, ये इतने देर तक चढ़ा रहेगा, फिर इसको बंद करना है, फिर इसमें ये चाय पत्ती डालनी है, ये इतने देर तक चाय पत्ती भिगो के रखनी है इसमें। ये तरीके के प्रोसेस होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड रहते हैं, हर जगह पे एक समान रहते हैं। हालाँकि हर जगह पे ये चीज़ चेंज भी हो सकती है। आप जितना माइन्यूट और इसको माइक्रो लेके जाके कर सकते हैं उतना बेटर है, उतना जितना वेरिएशन आप कर सकते हैं अपने एसओपीज़ में भी, वो भी बेटर होता है। हालाँकि ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें बहुत अलग-अलग क्लासेस हैं, बहुत अलग-अलग स्कूल्स हैं जो इस चीज़ में डिबेट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैकडी है, तो मैकडी अगर एक तरह की टिक्कियाँ यहाँ पे बेच रहा है, तो सेम तरह की टिक्कियाँ यहाँ पे बेचेगा। लेकिन मैं इसमें बहुत मेरा डिफरेंशिएट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की टिक्कियाँ यहाँ पे बिक रही है, तो ये दिल्ली वाली टिक्किया है, जो खूब डीप फ्राइड है। मुंबई में डीप फ्राइड टिक्किया नहीं चलेगी। कोशिश करिए कि आप थोड़ा-सा बटर में उसको हल्का-सा लगा के करें। ये मेरा एक हो रहा था, जितना इसमें नहीं माइक्रो सही जा बात है। सकते हैं। तो एसओपीज़ इज़ बेसिकली कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हमारा हर एक प्रोडक्ट हर जगह पे या फिर इसी जगह पे हर बार इसी तरीके से बनेगा। तो उसका स्वाद, उसकी क्वालिटी, उसका डिलिवरेबल, उसकी शेल्फ लाइफ उतने तक ही रहेगी जितनी आज है, उतने भी 10 बरस बाद भी। अगर कस्टमर की तरफ से कोई डिमांड है, तो ये होता है एसओपी। ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ उस था कि जैसे अभी आपने कहा अलग-अलग जगह पे गए, तो जैसे दूध है, आपने कहा सेंट्रलाइज़ प्रोक्योर नहीं हो सकता। हुँ, भाई कर्नाटक में कोई नंदनी लेगा, जयपुर में हुँ, सरस लेगा, बाकी जगह कोई हुँ, अमूल ले रहा है। हुँ, अब जैसे चाय पत्ती भी कैसे क्या रहता है? चाय पत्ती भी लोकली सोर्स होती है या सेंट्रलाइज़्ड आप देते हैं, नहीं, टेस्ट मेंटेन में? चाय या पत्ती तो चाय में चीनी में भी डिफरेंस होता है? चाय हुँ, पत्ती में भी जैसे मैं भी रिसर्च कर रहा था टाटा टी पे, तो हुँ, टाटा टी पे में रिसर्च करके पता लगा कि टाटा ने कहा कि हमको एक पर्टिकुलर जगह उड़ीसा जगह है, तो वहाँ पे पतली चाय पीते हैं, तो वहाँ डस्ट देनी पड़ती है। हुँ। फिर इधर कोई बिहार की तरफ मोटी पीते हैं, तो वहाँ दानापुर देनी पड़ती है। कई जगह क्या देते हैं, कई जगह क्या देते हैं, तो वो जैसे दूध की वैरायटी है, वैसे चाय की भी वैरायटी है, वैसे ही चीनी की भी वैरायटी है। तो ये चाय टेस्ट सेम कैसे रह पाता है, या वहाँ पे वो फिर एसओपी कैसे फॉलो हो पाती है? क्या सोर्सिंग स्ट्रेटजी ये है? चाय पत्ती तो हम लोग खुद ही प्रोक्योर करते हैं और खुद ही हम लोग ब्लेंड करके बेचते हैं। हमारी खुद की बेबी माटी करके अच्छा, हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है चाय पत्ती का, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। ओके। तो चाय पत्ती तो हम स्टार्टिंग से खुद से सोर्स करते हैं, खुद ही बेचते हैं। और इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल। हुँ। अम, चाय पत्ती जो आप बोले डस्ट देते हैं और कहीं पे ऑर्थोडॉक्स भी चलती अलग-अलग है। टेस्ट है ना, जैसे आपने कहा कि टेस्ट और परचेजिंग पावर, हुँ, मेरे को लगता है परचेजिंग पावर का ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि सब लोग ₹500 किलो की चाय पत्ती नहीं खरीद सकते। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हमारे यहाँ पे मैंडेटरी है कि हमारी ही चाय पत्ती यूज़ करनी है आपको हर जगह पे, क्योंकि चाय का टेस्ट सेम होना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाय पत्ती ही है। चाय पत्ती तो हम हर जगह सेंट्रली ही सप्लाई होती है चाय। ठीक है। चीनी? चीनी में ज़्यादा अंतर नहीं आता। चीनी में ये रहता है मेनली कि वो सल्फ़र फ्री रहनी चाहिए। हुँ, सल्फ़र ज़्यादा नहीं रहना, उसमें सल्फ़र रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो नुकसानदेह होता है, बाकी और कुछ भी नहीं। क्या रहता है कि अगर थोड़ी-सी मॉइस्ट हुई तो आपस में चिपक जाती है। हुँ। तो फिर क्वांटिटी जब भी आप चम्मच निकालो थोड़ा-सा ज़्यादा आती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से ढक के रखें और एक हर जगह पे अलग-अलग शक्कर हमने डिमार्केट कर रखी है कि आपको यही उत्तम शुगर खरीदनी है, मधुर शुगर खरीदनी है, हर जगह पे अलग-अलग हमने डिमार्केट कर रखा है। क्या बात है। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग जो रेस्टोरेंट बिज़नेस में स्पेशली इनकी आती है, वो है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। हुँ, वहाँ अगर फूड वाले बिज़नेस में या रियल एस्टेट में, रियल हुँ, एस्टेट वाले बिज़नेस में और फूड वाले बिज़नेस में लोकेशन आपने कर दी, तो आप मान लो 70% जंग आपने जीत ली। हुँ। तो यहाँ पे लोकेशन फाइंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गणित होता है, और कई व्यक्ति सबसे बड़ा सबसे बड़ा गणित वही होता है। तो उसमें क्या-क्या फैक्टर्स आप ध्यान में रखते हैं? कुछ स्टोरीज़ के साथ या बताना चाहें कि यार ये चीज़ देखते हैं, ये चीज़ देखते हैं, 5-6 चीज़ें जो भी, ताकि कोई फूड खोले तो उसको अभी ध्यान रहे और अदरवाइज़ भी उसको कंसिडर रहे। तो ऑफलाइन व्यापार में तो ऑफलाइन में अगर आप व्यापार करते हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी पीढ़ी होती है, मतलब आप जिस जगह पे ओपन करते हैं। हमने दूसरी दुकान खोली थी गीता वन पे। गीता वन में हमने जो दुकान ली थी उसमें पार्किंग नहीं थी। लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो हमने ले ली थी। हमको पार्किंग का महत्व बाद में समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट रहता है। वहाँ पर रोज़ लड़ाई झगड़ा होने लग गया। क्योंकि भीड़ लगती थी हमारे यहाँ पे, तो लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते थे। तो आपको समझ में आया कि पार्किंग की बहुत ज़रूरी होती है। कारपेट बहुत ज़रूरी होता है, जिसको ओटला भी बोलते हैं, कि दुकान के बाहर लोग बैठ सकें, ऐसा ओटला बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हमारी जैसी दुकानों में विजिबिलिटी ज़्यादा, अगर आप कॉर्नर वाली शॉप लेंगे तो डबल एक्सपोज़र, डबल कारपेट, डबल पार्किंग मिलती है।
उसका प्लेसमेंट ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपका टीजी ज़्यादा मोबाइल हो। फॉर एग्जांपल हम गर्ल्स हॉस्टल के पास में, हमारी एक स्टोरी हम खोलते हैं गर्ल्स हॉस्टल के पास में, तो ये रीज़न है कि लड़के अपने आप आ जाते हैं। तो एक आप ऐसा भी कोशिश करिए कि आपके जहाँ पे टीजी है आप वहाँ पे टारगेट करिए, वहीं पे ओपन करिए शॉप। स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि वो कितना बड़ा स्पेस है। हम्म, कई बार हम लोग ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए हमने जो बहुत अच्छा हमारे साथ देखा कि हमने खुद नया मार्केट हमने बनाया है जहाँ पे बहुत महंगा था। तो हमने बोला यार इतनी महंगी दुकान हम अफोर्ड नहीं कर सकते, चलो आप यहाँ से हम अंदर ले लेंगे उसकी दुकान, और वहाँ पे भी हमने दुकानें ली अंदर घुस के, और वहाँ पे नया मार्केट हमने अपना स्थापित किया। तो ऐसा भी कर देते हैं एक बार। तो सर अभी जैसे अभी तक अपन ने बात की चाय वाले बिजनेस पे, बात करते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस पे कि फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है, कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, इस बिजनेस को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। तो अभी ये जो 555 आपकी है टोटल, इसमें कितनी ओन्ड है, कितनी फ्रेंचाइजी है? ये मैक्सिमम 99% फ्रेंचाइजी है हमारी। तो ओके, कुछ 5 आउटलेट हमारे जो खुद के हैं, बाकी सारी फ्रेंचाइजी है। मतलब 5 आउटलेट पे एक्सपीरियंस हुआ और उसके बेसिस पे 550 आपने नए एंटरप्रेन्योर पैदा किए, आई वुड से। मैं तो आपको रियलिटी बताता हूँ कि पहली ही आउटलेट हमारी थी, सेकंड आउटलेट ही फ्रेंचाइजी थी हमारी, वो गीता वाली जो गीता है। भवन वाली। ओके, सो सेकंड आउटलेट थी हमारी फ्रेंचाइजी थी। हम लोग फ्रेंचाइजी के बारे में जानते नहीं थे कि कैसे क्या काम करता है, लेकिन ये सुना था कि बड़ी फ्रेंचाइजी है, मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, इतनी वेस्ट की इतनी बड़ी बड़ी जायंट्स हैं जिसकी इकॉनमी पूरी ड्राइव कर रही है कंट्री की। बोला इंडिया वाले भी हम भी चलाएंगे। मेरे दोस्त बोला था ले लेते हैं मैकडोनल्ड्स की मजे। बोला अपन खुद की बनाएंगे, यहीं पे बनाएंगे फ्रेंचाइजी और यहीं बेचेंगे फ्रेंचाइजी। तो हमने चालू की और कुछ गणित नहीं पता कैसे चलता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। एक अंकल आए अपने लड़के को लेके, आनंद के परिचित थे, कि उनका ये बोलना था कि हमारा लड़का भी नहीं पढ़ता आपके जैसे ही है। इसको लगा लो, तुम सेट हो, इसको भी सेट कर दो। ठीक है। मैं बोला कर देंगे आप। 20-30 हज़ार रुपये उनसे मांगे थे हमने स्टार्टिंग में कि आप हमको एज ए फ्रेंचाइजी दे दुआ के करा चालू, नाम यही रहेगा। तो फिर हमने धीरे धीरे अपने बताइए सोचिए फ्रेंचाइजी का हमने खुद ही बिल्ट भी किया, कैसे होना चाहिए, इतना 8 सालों में समझे कैसे क्या करना है। वो तो हर नई फ्रेंचाइजी पे ये फ्रेंचाइजी दी तो उसमें लगा रहे यार अब ये चीज तो रह गई, अगली में ध्यान रखेंगे। उसके बेटर करते जाना, बेटर करते जाना। लोगों ने क्या बहुत आज के मार्केट में आपको बहुत अच्छे परिचित है, कई कांड के वजह से एक नोशन बन गया सोसाइटी में कि फ्रेंचाइजी अच्छी चीज़ नहीं होती है। वेयर आप देखेंगे कि इस दुनिया में 95% से ज़्यादा कंपनीज जो है, मेड बी एनी कंपनी, वो फ्रेंचाइज C&F इसी में पार्टनर्स बना के ही काम करते हैं। नाम अलग अलग होते हैं, टर्मोलॉजी, लेकिन फंडा वही रहता है। डिपेंड करता है आप किससे फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, क्या टर्म शीट्स पे ले रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे उन्होंने पहले काम कर रखा है। आपको ये सारी चीज़ें बशर्ते चेक करनी चाहिए। फ्रेंचाइजी कोई भी लेता है तो फ्रेंचाइजर को ये चीज़ ज्ञात होनी चाहिए, जो फ्रेंचाइजी बांट रहा है, कि उसने अपने पूरे जीवन की उसमें पूंजी लगाई है, उसका परिवार डिपेंड करता है। तो आप अपना फुल दें। नहीं चलती सारी दुकानें, दिस इज फैक्ट। फ्रेंचाइज छोड़िए, कंपनी ओन स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनी नहीं चलती हैं। अब देखिए बंद हो गए, देशों में बंद हो गए, ऑस्ट्रेलिया में, वियतनाम में पिट गए इतने पूरे। तो हम जैसे छोटे कंपनी वाले तो पिटना है ही है, लेकिन आप 100% अपना दीजिए कि आपकी आउटलेट्स बंद ना हो। भाई एक्चुअली आउटलेट में बहुत सारे फैक्टर लगते हैं। बहुत सारे कई बार factor जैसे एक लोकेशन का फैक्टर आ जाता है, कई बार है कि भाई सामने वाला कैसा, कई बार Human नॉर्मली factor क्या आ होता जाता है, है। ह्यूमन फैक्टर ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट आपने है। जिसको दिए फ्रेंचाइज वो चलाने नहीं चाह रहा है भाई, उस बैठता ही नहीं है, तो लड़कों भरोसा छोड़ दिया। फिर उसको कुछ भी तरीका आप देख लीजिए, उसके यहाँ पे कोई विवाद हो गया। हमारी तो कई दुकानें जल गई, तो कहीं गोली चल गई, तो विवाद हो गया। तो इस तरह की चीजें फैक्ट होती है। देखिए बाउंड है बंद होना, लेकिन आप अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए पूरा। मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो पूरा क्या बताऊँ, पूरा साम दाम दंड भेद सब निछावर कर देते हैं कि हमारी दुकानें नहीं बंद होनी दुकान चाहिए। नहीं बंद होनी और चाहिए। यही कारण है कि आज हम लोग का खिलाफ कोई भी ना कभी कुछ ऐसा विवाद आप स्टेटमेंट देखेंगे कि आप कोशिश करते हैं सबका अच्छा ही हो, कभी गलत इंटेंशन से काम ही नहीं किया, तो वो बेटर होता है हम और लोग अगर के वो लिए। बंद भी होती है तो उसका ऐसा इनहेरेंट रीजन होता है कि जो कि प्रैक्टिकल है कि भाई इसमें क्या कर ही क्या सकते हैं। कुछ नहीं अब कर अगर सकते। ये कारण है तो फिर क्या ही कर सकते कुछ नहीं कर हैं। सकते। ओनर ध्यान नहीं दे रहा है तो क्या करें, ओनर को स्टाफ ढंग का नहीं मिल रहा, स्टाफ आ रहा है छोड़ रहा है, उस लोकेशन पे कोई नहीं आता, तो अलग अलग चीजें हो सकती है। देखिए कोई अगर व्यापार डंके के चोट पे ये कह के चला जाए कि आप 5 रुपए लगाओ मैं आपके 5 लाख बना दूंगा, या तो आपको बेवकूफ बना रहा है वो, या तो क्या बेवकूफ भी बना रहा है, या तो सट्टा खेल रहा है आपके साथ में। यही हो सकता है। व्यापार कभी भी शोर शाट होता ही नहीं है, वो व्यापार हो ही नहीं सकता। व्यापार का मतलब है रिस्क। शॉर्ट शॉर्ट तो एफडी है, करा लो, हाँ करा लो। व्यापार मत कर।
तो ये थोड़ा सा रहता है, आपको थोड़ा सा सहज संभल के करना चाहिए व्यापार आपको, और जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया तो आपको उसमें एफर्ट्स भी डालिए तो चल जाती हैं चीज़ें। तो जैसे अभी टोटल जो फ्रेंचाइजी है इसमें अगर जैसे अपन बोले कितनी जो है अपना पेबैक पीरियड मान लो निकाल चुकी सक्सेसफुल कैटेगरी में कि पेबैक पूरा हो गया, कितनी ब्रेक इवन पे लगभग आ गई, कितनी ऐसा है कि मतलब क्लोजर रेट तो देखो होता है बड़ी से बड़ी, जैसे आपने कहा ना मैकडी का भी क्लोजर रेट है, मैकडी की भी 100 फ्रेंचाइजी है, तो बस सक्सेस का ये डेफिनेशन है कि इसका क्लोजर रेट कितना कम है। तो अगर मैं इसको रेशियो बताऊं कितनी सक्सेसफुल है, मतलब पेबैक पीरियड पार कर चुकी, कितनी जो ब्रेक इवन पे आ गई, देखिए, कितनी है जो माइनस में या हमारे लॉस। 5 साल का हमारा टर्म शीट रहती है कि हम 5 इयर्स का करते हैं कि 5 साल बाद आपको रिन्यू कराना है। हमको 8 साल हो गया फ्रेंचाइजी बांटते हुए, और इतनी ज़्यादा पुराने आउटलेट्स हमारे, मैंने आपको मीरा भाईंदर का बता रहा था ना, आज तक चलती है वो शॉप। तो ऐसी बहुत सारी शॉप, मतलब जो कई शॉप, मैं बिल्कुल एडमिट करूँगा, बहुत सारी शॉप्स, कई शॉप हमारी हो गई हैं बंद, लेकिन उनका क्लोजर बहुत कम है। मैं आपको बताऊं कि कई ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम लोग कर ही नहीं पाए बेटर। हम लोग चाहते थे तो मार्केट हमको घुसने ही नहीं दिया वहाँ पे, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट है। होता है कुछ कुछ होता है। तो ऐसे भी कई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने कभी भी लीड जनरेशन हमारी ऐसे नहीं हुई। अभी हम लोग को लोग जाने लग गए हैं सोशल मीडिया के आधार पर, नहीं तो लोग सिर्फ इस आधार पे हम तक पहुंचते थे, इस आधार पे हमको लीड जनरेशन होता है कि भाई हमारी दुकान अच्छी चल रही है, चलो हमारे साड़ू फूफा मामा किसी को बता देंगे तो वो ले लें। तो परिचित नहीं, आउटलेट ले रेफरल से रखा है, अगर चल रही है तो बहुत रेफरल बढ़िया। लीड से हमारा लीड जनरेशन हुआ स्टार्टिंग से हमेशा, और हमने वही चीज़ देखी। अभी किसी ने मेरे ट्विटर में लिखा था कि यार हमने आपसे फ्रेंचाइजी मांगी, आपने हमको दी नहीं, तो हमने इनकी ले ली, आप पे कॉम्पिटेंट। ठीक है, हम लोग का सिद्धांत है कि हम एक मार्केट में जितना हमको लगता है कि उस मार्केट में कैपेसिटी, उतनी ही फ्रेंचाइजी से ज़्यादा देते नहीं, चाहे हमको कोई कितना भी पैसा दे दे। ये रीज़न है कि हमारे सारे आउटलेट्स, ज़्यादातर आउटलेट्स जिंदा है अभी। तो 100% की गारंटी तो आपने बहुत एकदम सही बात बोली। जो गारंटी ले ले कि मेरे 100% लगेंगे, वो गारंटी तो झूठ बोल रहा है, स्कैम करेगा आगे पीछे, स्कैमस्टर ही है वो। स्कैमस्टर्स ही है। तो अभी जैसे आप देते हैं फ्रेंचाइजी, क्या क्राइटेरिया है? फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करता हूँ, यार मुझे जयपुर की फ्रेंचाइजी दे दो, जबरदस्त काम चल रहा है, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा? आप मेरे से क्या प्रोसेस रहेगी? क्या एप्लीकेशन मेरे को देनी है? क्या उसमें आप फैक्टर चेक करने वाले हो? व्हाट वुड बी द प्रोसेस? देखिए, पहले तो हम लोग जयपुर की, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जयपुर के मिलेगी नहीं, क्योंकि जयपुर ऑलरेडी सोल्ड आउट है। Done. लेकिन कहीं और की करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी अभी नहीं है। एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ मैं हाँ, आपसे। तो वहाँ के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उन्होंने पहले और क्या कर रखा है, कितनी ज़ील है, क्या वो खुद करना चाह रहे हैं। नहीं भी कर रखा, वो हमने भी नहीं किया था पहले, तो क्या उनके पास ज़ील है, क्या उनके पास वर्किंग कैपिटल अच्छी है। पैसा हम लोग ज़रूर देखते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे कि सामने वाले के पास पैसा है कि नहीं है। कई बार क्या रहता है कि मान लीजिए दुकान 1-2 महीना नहीं परफॉर्म करी, तो उनके पास में वर्किंग कैपिटल ही नहीं बची, कि बोले नहीं हमने तो, आपने जितना हमको इन्वेस्टमेंट का बोला था हमने लगा दिया, अब क्या बचा है हमारे पास। हम वर्किंग कैपिटल बता देते हैं कि भाई इतनी लगेगी, आप रख के रखिएगा। तो जो पूंजीपति है उनको हम लोग ज़रूर ध्यान देते हैं कि यार आपके पास पैसा, आप चला लेंगे। ये चीज़ हम लोग ज़रूर ध्यान देते हैं, और जिसके पास नहीं रहता है तो उनको हम लोग और छोटा आउटलेट खुलाते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनकी वर्किंग कैपिटल बड़ी हो जाए, इन्वेस्टमेंट कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा उनके पास ज़्यादा रह जाए, तो वो हम लोग कोशिश करते हैं। बस यही है, मेनली हम लोग यही चीज़ देखते हैं। बाकी तो आप उनकी कुंडली नहीं निकाल सकते, कोई भी व्यापारी आएगा तो। और अब आपको अपनी लीड जनरेशन, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप है तो हम लोग ज़्यादा देर तक होल्ड भी नहीं कर सकते, नहीं तो लीड डेड भी हो जाती हैं। परफेक्ट है, क्योंकि देखो मैंने भी बहुत सारे स्टार्टअप जो इन्वेस्टर हैं उनके इंटरव्यूज लिए, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के सीईओज के इंटरव्यू लिए, तो सब में एक चीज़ कॉमन निकल के ये आती है कि भाई साहब हम है ना घोड़े पे दाव नहीं लगाते, जॉकी पे दाव लगाते हैं। तो स्टार्टअप इन्वेस्टर से पूछो तो बोले क्या देखते हो, बोले फाउंडर कैसा है। म्यूचुअल फंड वाले से पूछते हैं भैया आप क्या देखते हो, बोले कंपनी का प्रमोटर कैसा है। अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है, फ्रेंचाइजी देने वाला भी देखता है भैया बंदा कैसा है, कि बंदा है तो धंधा है, बंदा नहीं तो धंधा नहीं। परफेक्ट है। दूसरी चीज, तो आपके जैसे आपने कहा बड़ा नहीं हो तो छोटा खुला देते, तो किस तरह के फॉर्मेट से आपके? ये फॉर्मेट उसी के स्प्लिट बाइफर्केशन सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट कैपेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लगा पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से हम लोग मॉड्यूल पे चेंज करते रहते हैं। कई बार मार्केट बहुत छोटा होता है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जांपल कि 3 टियर सिटी में खुला, वहाँ पे कुछ है ही नहीं ज्यादा तामझाम वाली, तो कम तामझाम वाली चीजें भी, नॉर्मल एक शॉप लीजिए, थोड़ा बहुत करें इंटीरियर, खोल दीजिए तो भी चलेगी नाम से दुकानें। ऐसी जगह भी है, बहुत सारी हम लोग झारखंड में दुकानें खोली है, बाप रे, लोगों ने इतना ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है खुशी खुशी में, लेकिन वो दुकानें ऐसी चलती हैं कि आप चले आए तो बाप रे, आपको तो जगह नहीं मिलेगी, ऐसा रहता है। कई शॉप्स ऐसी भी हैं।
कम इन्वेस्टमेंट वाली भी है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली भी है। एक छोटी है 6x4 की दुकान हमने एक वहाँ पे खोली थी देहरादून में बहुत पहले। 6x4 की दुकान खोली थी, इतनी चली वो दुकान, पूरा मॉल चल गया उसके वजह से। सोचिए आप एक दुकान ऐसे पूरा मॉल चलना कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन आप देहरादून वाले लोगों से पूछें, घंटा नगर में एक फूड एंड एंटरटेनमेंट करके मॉल है, चलता ही नहीं था वो मॉल। तो एक ब्रजवासी पता नहीं कोई एक स्वीट्स है, उन्होंने दुकान ले रखी थी, उनका अच्छा चलता था। हमको बाहर उन्होंने एक छोटी सी जगह दी थी टपरी, वहाँ पे हमने चाय सुट्टा बार पहला आउटलेट खोला। क्या आग लगाई थी हमने उस समय के, इतना चलता है और देहरादून भी पूरा पैक है। तो सर एवरेज पे बैक पीरियड क्या होता है, मतलब एवरेज अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है कितने टाइम में फ्री हो गया, वो हो डिपेंड जाता है करता है, average? लेकिन करीबन करीबन 1.5 से 2 साल। बहुत स्टैंडर्ड पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड है। मतलब 1 साल में अगर होता है तो बहुत बड़ी बात है, और 1.5-2 साल में भी होता है तो मतलब कई बड़ी लोगों को तो मैं चीज आपको है। बताऊँ 3-3, 4-4 महीने में भी हो गया है। वही अगेन डिपेंड, ये लेकिन एवरेज की तो बात है। लेकिन मैं रियलिस्टिक बताता हूँ कि लग जाते हैं अगर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट भाई किया किसी तो। को आप 6 महीने बताओ, अगर उसको 8 लग गए नहीं तो नहीं बुरा नहीं मान नहीं जाएगा। नहीं नहीं। आप उसको साल भर बोल के, हाँ। 1.5 साल बोला यार, वो साल भर में कर लेगा तो खुशी होगा ना। कई बार एक ऐसे हमारे आउटलेट हैं जो एक जूही मैम एकांश सर ने लिया था यहाँ पे। किसने? जूही मैम और एकांश सर ने लिया था ओके जबलपुर में। ओके। उनका आरओआई तो इतना फास्ट था, इतना फास्ट था कि हम लोगों ने इतना अच्छा आरओआई नहीं देखा। मतलब 2.5-3 महीने का कुछ आरओआई था उनका। क्या बात है। तो उन्होंने ये अपना आउटलेट फिर एक और खोला जबलपुर में, अभी फिर आउटलेट उन्होंने दुबई में ओपन किया। तो उस तरीके से भी आरओआई, मैजिकल आरओआईज भी हम लोगों ने देखे हैं तगड़े। लेकिन हम एक इतना मान के चलते हैं कि आप साल से 2 साल के बीच का आरओआई पकड़ के चलिए। तो टीम कितनी बड़ी है अभी आपकी, और क्या डिपार्टमेंट है, क्या क्या मैनेज करते हैं लोग? एचओ में हमारी टीम जो है मेनली अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, फिनेंस है, एचआर है। अभी हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन का माटी का हमने लॉन्च किया है, माटी का वो है। फिर हम लोग का मार्केटिंग का है। टोटल कितने एम्प्लॉय हो गए लगभग? ऑन बोर्ड होंगे करीबन 150। 150 एम्प्लॉय। हाँ। तो उसमें जो आपका R&D सेक्शन है उसमें हम्म। कितने लोग हुए जो चाय पे रिसर्च करते रहते हैं भाई? R&D में देखिए कुछ हमने आउटसोर्स कर रखे हैं, कुछ कंपनी पेरोल में है, तो करीबन ये मिला के 7 लोग होंगे। अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टीम है तो हमारी। उनका काम है चाय पीना या अलग अलग हाँ, चाय स्टॉल्स पे जाना? अब वो बहुत एक अलग ही हाउ इंस्टीट्यूशन डू है यू चाय R&D, टेस्टिंग। बिकॉज चाय जैसी चीज पे R&D हो रही है तो इंटरेस्टिंग है जानना है भी कैसे क्या इट हो इज डैम इंटरेस्टिंग एंड रहा है। हाँ इफ वी वांट टू डीप डिग इन इट, इट्स एन इंस्टीट्यूशन। मतलब अपने आप में मेरे को तो कई चीज़ें समझ भी नहीं आती है। फॉर एग्जांपल हमने जो सोर्स करते थे तो अलग अलग बागान से करते हैं। फॉर एग्जांपल डुआस से किया, किसी दुआस से गार्डन से की, कई बार दार्जिलिंग असम के गार्डन से की। तो चाय पत्ती का रुख ही बदलता है। कहीं के गार्डन की चाय पत्ती में अरोमा बहुत अच्छा है, स्मेल बहुत अच्छी है, कहीं पे कड़कनेस है, कहीं पे रंग है, कहीं पे स्वाद है। मतलब अलग अलग चीज़ में कितने में जाना है। अच्छा, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में जाते रहोगे चाय भी डिफरेंट होती है। कई चाइनीज बुश रहती है, कई इंडियन बुश रहती है। कितनी पुरानी हैंड प्लग्ड है, पुरानी लीफ है कि एकदम ताज़ा वाली लीफ है जो अपन टिप तोड़ते हैं वो वाली लीफ है। उसमें भी बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स में भी आती हैं। इट्स डैम इंस्टीट्यूशन। आप उसमें आप चाय पीते हैं जब, तो आपको आफ्टर टेस्ट क्या आ रहा है, कितने टेम्परेचर में वो अपना रंग देगी, कितने देर तक रहें, कितना यूज़ करेंगे तो कंप्लीट होगी, कि ज़्यादा लगेगी तो, अगर ज़्यादा लगेगी तो भार ज़्यादा होगा, लॉजिस्टिक ज़्यादा बढ़ जाएगी, जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, वो ख़त्म पैकेट जल्दी होगा, जो आपको आखिर में एंड कंज्यूमर पकड़ेगा और आपकी चाय पत्ती लेना बंद कर देगा। मतलब इट्स अ हेल लॉट ऑफ थिंग इन इट। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे ना जो व्यक्ति ये करता है वो बहुत अनुभवी व्यक्ति होता है, और वो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। बहुत पैसे लेता है वो। तो उनकी टीम रहती है, और मैं तो उससे लीग से आउट हूँ। मैं तो समझ में नहीं आता मेरे को। तो जो चीज़ हैंडल करता है राहुल करता है, वो वही देखता है वो चीज़। ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती मेरे को। और मेरे को टेस्टिंग में उसको चाय पसंद नहीं है तो चाय इसको पसंद है, देबू को पसंद है। एक चीज तो जैसे अभी फ्रेंचाइजी को जो आप क्या क्या सपोर्ट रहता है फ्रेंचाइजी को, मैंने आपसे फ्रेंचाइजी ली, आपने मुझे एक बार तो अपना नाम यूज करने को दिया जो कि परम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस नाम से ही मेरे पास भीड़ आने वाली है। दूसरी चीज आपने मुझे अपनी प्रोसेस दी कि कैसे क्या चीज बनानी है, और क्या क्या सपोर्ट रहता है। R&D करके देखते हैं, शॉप R&D ढूंढ के करके देखते हैं। उसके बाद में हम लोग के पास में एक फैट टीम रहती है, फ्रेंचाइजी एक्शन टीम। हमने खुद ने ही नाम बना दिया, खुद ने टीम बना दी। नहीं बढ़िया, ये खुद के नाम बनाए हुए अच्छे लगते हैं, फैट टीम। फैट टीम के जब भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो एक्टिवेट हो जाएगी, जाएगी, स्टडी करेगी, उस चीज़ को प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगी। एक हमारे पे इंटरनल कम्युनिकेशन मैनेजर हैं जो कम्युनिकेट करते रहते हैं, सारे पॉइंट्स लिखते रहते हैं।
फिर एक हमने एएसएम बना दिया, एरिया सेल्स मैनेजर बना दिया, उनको सेल्स बढ़ानी है, वहाँ पे लुकआउट करनी है पूरी। सप्लाई हम लोग की तरफ से पूरी रहती है, हर चीज़ सप्लाई हम लोग करते हैं। एकदम फिनिश्ड नहीं है ये सारी चीज़ें हम लोग की, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। अभी आपकी अगर फ्रेंचाइजी में मैं रेवेन्यू की बात करूँ, मैं कोई आपसे फिगर नहीं पूछने वाला। फिगर किसी को कहते हैं ना कि फीमेल से उम्र नहीं पूछनी चाहिए और आदमी से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए, हाँ। तो मैं कमाई नहीं पूछूंगा। लेकिन हाँ, बस मैं फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो रेवेन्यू होता है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। एक तो खुद की रेवेन्यू है, उसके अलावा और क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। हमारे कंपनी का लाइन कंपनी देखिए, सबसे पहले तो हम फ्रेंचाइजी फीस से कमाते हैं, सेकेंडली हम लोग रॉयल्टी से कमाते हैं, ठीक है। और एक जो हम लोग अपना सारा रॉ मटेरियल्स देते हैं, उसमें हम लोग की कमाई नहीं देखते हैं। हम लोग जो अपने कंपनी में हम लोग देते हैं, उसमें कोई भी ना कमीशन, चाहे हम वेंडर से उसको डायरेक्ट दिलवाएं, चाहे हम कंपनी की तरफ से दें, हम लोग उसमें कमीशन लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट सिर्फ रॉयल्टी और मतलब फ्रेंचाइजी वो ऑन कॉस्ट पे ही जाता है सीधा। ऑन कॉस्ट, बिल्कुल एक्चुअल कॉस्ट पे देते हैं। उसमें हम लोग का बिल्कुल कमीशन नहीं रहता है। भाई रॉयल्टीज कमा, आपने फ्रेंचाइजी फीस ले ली, एक साथ में एक मुश्त में मोटा पैसा ले लिया, फिर उसके बाद आप रॉयल्टी ले रहे हो सेल्स में, कितना लोगे उससे यार? मतलब वो तो फिर ऐसा होगा कि किसी को नोच खाने वाली चीज़ होगी। और रॉयल्टी ले तो रहो, रॉयल्टी तो वही चीज़ आ रही है ना। इसीलिए टेक्निकली देखा जाए तो आपकी मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल है। हाँ, क्योंकि अगर मैं देखूं ऐसा, ये भी एक बहुत बड़ा लाइन आइटम होता है जो कि फ्रेंचाइजर तो लेता है ताकि यार हमारा प्रॉफिट बढ़े, लेकिन वो उसके लिए कॉस्ट हो जाता है। कॉस्ट तो इसके लिए फिर वहां पे वो रेशियो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। वो बिगड़ जाता है। प्लस वो आप उसको महंगी चीज़ दोगे, महंगे बेचेगा, कंपटीशन उसको बीट करेगा, आपका नाम डूबेगा। एक मैं आपको नाम नहीं बताता, पर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं, वो फिट आउट में भी कमीशन चार्ज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल know. आपका कैफे बनेगा, 20 लाख रुपए लगेंगे, I know. तो 20 लाख का इंटीरियर होगा, और इंटीरियर कैसे करवाओगे? मेरे से करवाओगे। मैं बताऊंगा कौन सी टाइल आएगी, कौन सा फर्नीचर, कौन सी, और उस टाइल फर्नीचर में और आर्किटेक्ट की फीस में भी मेरा कट है। तो फ्रेंचाइजी वाले केस में एक ये चौथी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू आइटम है। और इसका हम बताते हैं, इनफैक्ट हम लोग अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीरियर का डिज़ाइन देते हैं अपने तरफ से, डिज़ाइनर के पास से। सेकेंडली हम लोग उनको फुल अथॉरिटी देते हैं कि आप ये किसी से भी करवा सकते हैं, लेकिन ये दिखना ऐसा चाहिए जो अपन हाँ, आपने और मटेरियल ये वाला काम में लेना, हाँ, आप लकड़ी ये वाली काम कहीं में से लेना। भी ले ली, जो भी जहाँ से भी सस्ता पड़े आपको वही लेना चाहिए। हम लोग तो पैसा उल्टा, हम लोग ऐसे लोग हैं, हम लोग बोलते हैं भैया पैसा ज़्यादा मत खर्च करना, भैया कम से कम पैसा लगाना, आपको आरओआई फास्ट करना है हमको। ऑब्वियसली स्ट्रेटजी वाली बात है। लेकिन जैसे आपकी ये 550 उधर है, आप ओन फ्रेंचाइजी पे, ओन बढ़ाने पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे मार्जिन ऑब्वियसली आपका बहुत ज्यादा होगा। भाई ऑब्वियसली स्केल उतनी नहीं कर पाएंगे। अगर दिए, अगर देने पे आए तो 550 दिए, खुद खोलते तो शायद 50 या 150 ही खोल पाते, लेकिन मार्जिन भी तो वहाँ ज्यादा होता है। तो इसको एकदम 1% पे क्यों रखा है? इसको 10% तक पहुंचाने का फ्यूचर प्लान कुछ, या ये ठीक है स्ट्रेटजी आपकी? स्टार्टिंग में ही हम लोग के पास में पैसा नहीं था, तो हम यही कर रहे थे। हम उस चीज़ में बेटर हो गए। हम लोग हालांकि अभी भी हम लोग अपने आउटलेट्स ओपन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। अभी रिसेंट में कई ओपन, हम बताया ना, जो 5 आउटलेट हो स्टार्टिंग के नहीं है, वो बाद के हैं। बात के तो हम ऐसा नहीं कि हम अपना आउटलेट नहीं खोलते हैं, हम खोलते हैं, लेकिन अगर जो रैपिड एक्सपेंशन की बात आएगी तो रैपिड एक्सपेंशन फ्रेंचाइजी इज द बेस्ट। उसके फ्रेंचाइज आसपास क्योंकि हमारा खुद का कैपिटल हमारे बैकएंड में जाता है। हम लोग अगर फिर डाइवर्ट हो जाएंगे तो हम लोग का बिजनेस मॉडल ही पूरा चेंज होगा। हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो अगर हम लोग पूरा डेविएट हो जाए तो नहीं हो क्योंकि पाएगा। नॉर्मली ओन का क्या पर्पस रहता है? एक तो रेवेन्यू देता है, प्लस वो एक तरह टेस्टिंग ग्राउंड होता है कि 10 दुकान 20 दुकान तो मेरी है ना, हाँ। तो 20 दुकान में मैं करके क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कहा ऐसा करो, अब फ्रेंचाइजी नहीं मान, फ्रेंचाइजी बोला नहीं सर ऐसे नहीं होगा, इसमें तो ऐसा होता है। तो अगर अपनी दुकान नहीं है तो अपन कहते हैं यार फ्रेंचाइजी कह रहा सही कह रहा। अपनी दुकान वाले कैसे नहीं होता, मेरा कस्टमर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहा 15 रुपए की चाय को 20 रुपए कर दे, तो फ्रेंचाइजी बोलेगा सर 15 की 20 में बिकती नहीं। तो आप बोलो देखो हमने भी तो करी, हमारे तो बिकती है, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। इसमें ये रहता है कि डुअल पेरेंटिंग वाला सिस्टम है फ्रेंचाइजी में। आपको दोनों को ये सेम क्लियर रहना चाहिए कि भाई मुद्दा ये है कि हमारी दुकान चले। कंपनी का भी यही सेम रहना चाहिए, और फ्रेंचाइजी का तो है ही, उसने पैसे लगा रखे हैं। तो अगर दोनों का विजन सेम है तो वो मान जाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिजिड होता है तो अल्टीमेटली दोनों को नुकसान होना है, कंपनी को भी नुकसान होना है, फ्रेंचाइजी को भी नुकसान होना है। एक और से इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि आपने नेशनल लेवल पे तो एक्सपेंड किया ही है, ग्लोबली भी एक्सपेंड किया, तो आपका जो फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, आपने जब दुबई में खोला, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल से, कि इंडिया में तो सब चीज पता है क्योंकि हम इंडिया के वासी, हमको पता है यहाँ पे कैसे सिस्टम चलता है। वहां जाके अपन एकदम नए, हम कुछ भी नहीं जानते, न गवर्नमेंट, न लॉ, न टेम्परामेंट, न टेस्ट, न कुछ। तो वहां जो स्टार्ट की जाती है, तो वहां के स्टेप्स डिफरेंट रहते हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट शॉप आउटसाइड इंडिया? सो ऑब्वियसली ये थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कभी गए नहीं थे कोई भी विदेशी, कभी हमारे पूरे खानदान में शायद कोई नहीं गया था। हम पहले ही थे जा रहे थे,
और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे कि यार दुबई जा रहे हैं, इतनी बड़ी जगह है। तो गए, देखे, बड़ी अच्छी जगह, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सुंदर जगह है। तो पहले तो खो ही गए कि यार दुकान भी खोलने आए थे क्या। फिर हम लोग ने वापस से समझा कि यार हम लोग को शॉप ओपन करनी है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। बोले क्या है कि मतलब खुल जाएगी दुकान, हमने ये सोचा। लेकिन हम लोग यही सोचा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाहर बहुत अच्छा होता है, इंडिया में डिफिकल्ट होता है। खोले तो समझ में आया कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रियली बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे चालू कर सकते हैं कोई भी चीज़, यहाँ पे इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है। दुबई इज डैम स्ट्रिंजेंट। एक गलती एंड यू आर ब्लैक लिस्टेड, यू आर आउट ऑफ द मार्केट, यू कैन नेवर स्टेप इन अगेन। डैम स्ट्रिंजेंट बता रहा हूँ। हम लोग तो बाप रे, दिमाग काम नहीं कर रहा था हमारा। अब हम काम कैसे करें वहाँ पे। दुकान ढूंढी, एक अलवासल करके कंपनी सेमी गवर्नमेंट, उनकी शॉप हमने ली अल करामा में। हम्म, वो इसलिए ली क्योंकि वहाँ पे पार्किंग हमको बहुत मिल रही थी, सबसे बड़ी पार्किंग थी। मैं आपको अभी गूगल मैप से खोल के दिखा सकता हूँ, यहाँ से बैठे बैठे मैंने इतनी स्टडी की है। बिना आप कोई नाम नहीं लो, यहीं से खोल के दिखा दूंगा, ऐसे ही आप मैप खोल के देंगे। वो इसलिए ली क्योंकि हमको पता चला कि वहाँ पे लोग, बहुत गर्मी है, लोग गाड़ी से कम निकलते हैं। पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग में आप जाके दे के आ जाओ, या तो शॉप के पास में पार्किंग होनी चाहिए, लोग जल्दी से आपके शॉप तक पहुंच जाएं। तो हम पार्किंग भी इधर उधर नहीं लगा सकते, नहीं लगा। पार्किंग भी पार्किंग में ही होती है। अरे वो तो आप छोड़िए, मैं आपको क्या बताऊं। वहाँ पे आपके दुकान में आपको 3 तरह कलर के चाकू रखने पड़ेंगे। जी। डेयरी प्रोडक्ट काटने के लिए शायद येलो, वेजिटेबल काटने ग्रीन, अगर आपको और कुछ दूसरा काटना है रेड। आप हाँ टैब नहीं खोल सकते हाथ से, मतलब ऐसे भी रहता है कि आपको यू हैव टू पुश इट बाय द नी। कई जगह पे ऐसा रहता है, स्ट्रिंजेंट रहता है। यू कैन नॉट स्टेप इन इनसाइड द काउंटर इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ वर्कर। इवन इफ योर ओनर, यू कैन नॉट स्टेप इन। आप ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, म्यूनसिपालिटी की ट्रेनिंग करते हैं, और जो ट्रेन रहते हैं वही खाना बना सकते हैं, वही चीज़ कर सकते हो। सर्टेन टेम्परेचर पे ही रखना पड़ता है उसको। कुल्हड़ अगर आपको रखना, कुल्हड़ हमारे यहाँ पे बहुत खपत होते हैं, तो आप लिमिटेड कुल्हड़ ही अपने शॉप पे रख सकते हो जितना यूजेज आपका एवरेज है। बाकी सारे गोडाउन में होने चाहिए विद अ सर्टेन टेम्परेचर। यू कैन नॉट यूज कुल्हड़ इफ इट इज नॉट सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट और बाय द एनी ऑफ द लैब टेस्ट रिपोर्ट। उसमें 4 पॉइंट से लेड कंटेंट भी कम रहना चाहिए। ये तो साला हमको कभी पता ही नहीं था कि ये भी होता है। फिर वहाँ पे जब हम लोग की कुल्हड़ गई तो जब्त कर लिया हमारी म्यूनसिपालिटी ने कि पहले इसका चेकअप कराओ, क्या कराओ, ताम झाम वहाँ पे। फिर उसमें रखे गोडाउन में, उसका पैसा अलग, वो सर्टेन टेम्परेचर में रखता है, वहाँ से आने जाने का भाड़ा अलग। यहाँ से लड़के लेके गए, अपने यहाँ से बढ़िया ट्रेन करा के सबसे बेस्ट बंदे लेके गए, तो उनकी ट्रेनिंग अलग कराओ। ट्रेनिंग कराया, उनके रहने का वीज़ा, माय गॉड इतना हम परेशान हुए। हम बोले कि आप दुकान फाइनली ओपनिंग का आया, तो हम लोग ओपनिंग करेंगे तगड़े, जैसे इंडिया में करते हैं, बड़े ताम झाम, बड़े बैंड ऑन सब तरीके से करवाएंगे। उसके लिए भी इकोनॉमी डिपार्टमेंट से परमिशन आप नहीं कर सकते हो। बोले ठीक है चलो, ये नहीं कर सकते, फ्री तो दे सकते हैं, फ्री भी नहीं दे सकते आप, फ्री चाहिए। हम बोले लो। अब बोले कि चलो वो कराएंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराएंगे। इन्फ्लुएंसर वाले 10x 20x चार्ज कर रहे हैं, जिनके कोई फॉलोइंग ही नहीं है। फिर मैं वहाँ पे 1.5 महीना रुका दुबई में, चालू होने के पहले। बोला क्या करें साला। तो इंडियन डायस्पोरा दुबई में मजबूत है। देसी डायस्पोरा दुबई में बहुत ज़्यादा है, इंडियन, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, है ना, फिलिपिनोज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं सारे देसी डायस्पोरा का टारगेट करने लगा। अच्छा वहाँ पे आप डेटा भी नहीं ले सकते कि किसी डेटा निकलवा लो, व्हाट्सएप को फ्लड कर दो मैसेज, डेटा लीक में अंदर चले जाओगे। किसी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बहुत परेशान हो गया, बोल क्या करें। तो जिन्होंने फ्रेंचाइज ली थी उनके बहुत अच्छे कनेक्शन थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत उन लोगों की, उन्होंने कनेक्ट कराए। बता रहा हूँ किटी पार्टी तक में गया हूँ मैं वहाँ पे। ये सोचिए, फेसबुक में लोग मैसेज के, फेसबुक ग्रुप में क्या क्या नहीं किया दुकान चलाने में। और जैसे दुकान हमारी 14 जनवरी 2020 को चालू हुई, 2 महीने बाद कोविड। किराया इतना ज़्यादा, और वो बीइंग अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शेख लोग कम करते ही नहीं, कि कुछ भी किराया कम बढ़ेगा, बड़े कम नहीं होगा। वो लोग मर जाएंगे यार, अब क्या करेंगे। लेकिन वो दुकान का क्या रिस्पॉन्स था, क्या आज दुकान हम लोग की 4 होगी दुबई में, 5वां भी अबू धाबी में खुली। तो फुजैरा, अजमान, अबू धाबी, तमाम तरह, इतनी मार्केटिंग की हमने फिर कि तमाम तरह की जगह से लोग आए। फुजैरा, अबू धाबी, अजमान, सब जगह से लोग आए। इतनी मार्केटिंग की हमने, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, और गजब की ओपनिंग हुई, गजब की दुकान चली, अभी भी चल रही है, और भी ओपन करते जा रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा है कि दुबई में जुगाड़ नहीं करने देते, और इंडियन आदमी बिना जुगाड़ के रह रह नहीं कैसे, सकता, उसको ये भी जुगाड़ के अलावा इम्पोर्टेंट आता ही नहीं है। और फिर क्या हमने जुगाड़ किया, है। हाँ,
दुकान हमने चलाई अपनी तगड़ी, इतनी तगड़ी दुकान चलाई कि लोग भी बोलते हैं कैसी जगह पे चला लिया आपने दुकान, और ऐसे ही समय पे। और इंडिया में भाई वो अच्छा वहाँ एक और चीज़ अगर चल गई, क्योंकि इंडियन आदमी को चाय मिल गई और अच्छी मिल गई और जैसा उसको चाहिए तो वो छोड़ेगा नहीं। वहाँ पे पान बैन है दुबई में, हम्म, पान नहीं खा सकते हैं, पान का कुछ भी है ही नहीं, तो हमने पान चाय निकाल दी थी। कि पान चलो ठीक है, फ्लेवर चाय खा नहीं निकाल सकते तो पियो। पी सकते हैं। तो ये थोड़ा जुगाड़ आप करते रहने चाहिए, मुझे लगता है। भाई जो आपने एरिया बताया ना सर करामा, उसकी तो करामात बताता हूँ मैं फर्स्ट दिन दुबई गया वाइफ के साथ करामा वाले एरिया में। अब वहाँ पे आप नेट टेस्ट करना, जैसे हम गाड़ी रुकी, गेट खुला, आदमी वो इंडियन, मैं रिसेप्शन पे गया तो 2 लड़कियां इंडियन, वहाँ एक सरदार जी इंडियन, रूम में गया तो जो वेटर आया वो इंडियन। फिर मैंने कहा खाना कहाँ खाए, तो बोले सर होटल में खाओ तो होटल में खा लो, नहीं तो सामने इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। तो हम सामने इंडियन रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे ऐसी चीज मोहनथाल, मंगोड़ी की सब्जी, पापड़ की सब्जी, ऐसी ऐसी चीजें, थेपला। मैंने कहा ये दुबई में कैसे मिल रहा है? मेरी वाइफ मेरे को बोलती है दुबई ही लाए हो ना, कहीं और तो नहीं, इंडिया के किसी दूसरे कोने में आके दुबई तो नहीं बता रहे। मैंने कहा नहीं देवी जी दुबई है। फिर वो तो अगले दिन उसको जब बुर्ज वहां जब लेके गए तब उसने कहा नहीं यार बाकी लोग भी दिख रहे हैं, आए तो दुबई में ही है। हम लोग का साथ हम लोग यही बोलते हैं, ये इंदौर इज द क्लीन सिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम कॉन्जिक्यूटिवली आई थिंक 7 टाइम्स इन अ रो, 7वीं बार भी है ये। तो हम लोग जब भी जाते हैं दुबई तो हम बोलते हैं इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, लेकिन दुबई इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडियंस इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया का ही एक सिटी हम मानते हैं दुबई को, इतने ज्यादा। मेरे को लगता है कि अपने पापा मम्मी को लेके भी जाएंगे तो बड़े आराम से वो हिंदी में मतलब दुबई में जाके आपको ऐसा लगे कि बाहर आ गए, थोड़ी गर्मी लगेगी, बाकी सब ऐसा लगा अपने भाई डेवलप वाली वही। इसीलिए हम लोग ने इंडियंस पाकिस्तानीज को बहुत और बांग्लादेशीज को बहुत कैटर किया, और फिर चली दुकान वहाँ पे। फाइनली अभी हम लोग कनाडा में भी लगे हुए हैं, काफ़ी समय से लगे हुए हैं, ओपन नहीं हो पा रही है हम लोग से, लेकिन फाइनली है इन द वर्ज ऑफ ओपनिंग। तो कनाडा में भी ओपन हो जाएगी और यूएस में भी। नहीं सर अपन हर कॉन्टिनेंट पे जाएंगे एक बार, हर एक शहर में। हाँ हर कॉन्टिनेंट में जाना है एक बार, तो अंटार्कटिका पे भी एक डालेंगे भाई सब। आए जाना है अंटार्कटिका पे। हमारा एक मोटिव था कि क्योंकि कुल्हड़ उससे बनता है, तो हम लोग का था कि हमेशा गोरों ने बहुत चाय, मतलब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बना के इंडिया में एस्टेब्लिश कर दी। एक जमाना था कि लोग लस्सी पीते थे, आजकल कोक पेप्सी पीते हैं, शुगर पीते हैं, जो कि नुकसानदेह होती है। हमने बोला कि एक ऐसा चाय इंडिया का प्रोडक्ट है जो देसी चाय हम बनाएंगे, जो दुनिया में सारे लोग पिए, और जो भी चाय पिएगा देश की मिट्टी को चूमेगा, क्योंकि हम लोग कुल्हड़ में पीते बनाते हैं देते हैं। तो हम लोग का टैग लाइन था, उसी में हम लोग लगे हुए हैं, एक इनविजिबल जर्सी इंडिया की पहने हुए लगे हुए हैं काम करने में। परफेक्ट। अब सर आते हैं बिजनेस से लाइफ की तरफ और अपन कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लाइफ में कैसे बदलाव हुआ? क्योंकि जब पहली बार तो 21 साल की उम्र है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, भाग के आ गए, घर वालों को पता नहीं है, और बिना पैसे के छुप के धीरे धीरे काम कर रहे हैं। एक वो दौर था उसमें रात को नींद ऐसे आती है कि आज का दिन तो निकल गया, कल क्या होगा पता नहीं, जाने कब पकड़े जाएंगे, पता नहीं दुकान चली भी कि नहीं, पैसे आएंगे कि नहीं, आगे जब क्या होगा। और कब ऐसा एक मोमेंट आया, एक टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि यार ठीक है अब तो अपन ने जीवन में कर लिया ये टर्निंग पॉइंट, या मतलब किस मोमेंट पे एहसास हुआ कि ठीक है नाउ अचीव्ड, और उसके बाद कैसा महसूस हुआ जब लाइफ बदली? मुझे अभी भी एहसास नहीं हो पा रहा है कि हमने कुछ अचीव किया है। हमें लगता है कि हम लोग बहुत छोटे हैं और सीखने की अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग से लाख गुना लोग अच्छा करते हैं, और हमको मौका मिलता है तो हम उनके पास बैठते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। कोविड प्रोफेशनली एक बहुत बड़ा लर्निंग पीरियड था, स्ट्रगलिंग पीरियड था आई वुड से। पर्सनली टाइप 1 डायबिटीज जो मैं अभी आपको बता रहा था, इट वाज द सेटबैक मेरे लिए पर्सनली, मेरी ये फैमिली कब पता पड़ा था आपको लगभग एज? ये 2-2.5 साल पहले पता चला था सडनली। मेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं है डायबिटीज ही नहीं है। और सब सारे 4 फादर्स बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है, हमारे मम्मी साइड पापा साइड में भी, तो कुछ है ही नहीं। मेरे को 2.5 साल पहले एकदम से मैं इसकी तैयारी कर रहा था। मैं बोला ठीक है, ठीक ठाक पैसे उसे आ गए, प्लेन उन उड़ाएंगे यार, पायलट उलट बनेंगे, तो उसकी कोचिंग की तैयारी करने लग गए। तो एक मेडिकल एग्जाम भी मैंने क्लियर किया, उसका डीएमसीसी मेडिकल 2 का एग्जाम होता है, वो क्लियर किया। तो उसके कुछ समय बाद में मेरी ना एकदम से मेरा वेट लूज होने लग गया। तो आई लॉस्ट अराउंड 12 kgs ऑफ वेट, 12 किलो कम हुआ। बोले ये साला ये चल क्या रहा है, क्यों कम हो रहा है वेट, क्या है? सब जांच सोच कराई, कुछ निकला ही नहीं।
डॉक्टर के पास गया, उसने बोला पेट खराब है, आप ये करो वो खाओ। फिर मेरे को लगा कि यार मुझे ना सिम्टम्स, मैं क्योंकि पढ़ा हुआ था यूपीएससी में, बोला सिम्टम्स शुगर्स के लग रहे हैं मुझे। तो इनसे सबसे बोलता हंस रहे थे लोग, बोले कि यार शुगर वुगर थोड़ी इस एज में किसी को है ही नहीं। तो मैंने जाके रैंडमली चेक करा तो शुगर्स बहुत ज़्यादा हाई निकली 16.4 HbA1c कुछ निकला था। इतने में लोग निपट जाते हैं बेसिकली। तो दिवाली का टाइम था, पापा को बताया, किसी को यकीन नहीं हुआ, समझ में नहीं आया टाइप 1 होता क्या है क्या कैसा। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका एक ही इलाज है कि आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। जब भी आप खाएंगे पिएंगे तो मैं पेट में लगाता हूँ इंसुलिन 4 बार जब भी खाता पीता हूँ। अच्छा, जब स्टार्टिंग में निकला तो डेली के 4 इंजेक्शन। डेली के 4 इंजेक्शन, ये एक्सेप्ट करने में कि देयर इज नो अदर ट्रीटमेंट अवेलेबल एंड देयर इज नो सच क्योर फॉर टाइप 1 डायबिटीज, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। निकली, बहुत टेंशन में आ गए, बाल और झड़ने लग गए मेरे टेंशन में। मम्मी पापा परेशान दिन में कि लड़के को इस उम्र में ही हो गया, क्या होगा अब क्या। बहुत दिवाली के टाइम पे निकली थी, घर पे पड़ा रहा मैं, बोला हो गया बेकार, अब सब खत्म हो गया, अब क्या खाएंगे क्या पिएंगे साला। एक और रोटी भी खा रहे हैं तो भी शुगर बढ़ रही है। बोला कि अब तो दिक्कत हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत डिप्रेस था, घर पे पड़ा हुआ था मैं बहुत। फिर मेरे दोस्त लोग आए, और वो चीयर करते हैं दोस्त लोग, गाली उली बक के, तो वो थोड़ा सा आदमी रिजुविनेट होता है। इसको गाली नहीं सर, आशीर्वाद है वो। आशीर्वाद है वो, तो वो उससे ठीक हुआ। और फिर उसके बाद में मुझे ये भी लगा कि यार एक मैंने कई लोगों से बोल रखा था कि एक प्रॉमिस कर रखा था कि यार अपन लाइफ में बड़ा करेंगे, आपका घर बनवाएंगे। मेरे यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर लड़के अनाथ लोग काम करते हैं ना, बोला आपका घर होना चाहिए सबका, तो घर होगा। तो मैं बोला इसका जब तक घर नहीं बना तब तक तो यार मेरे को नहीं बैठना है यार। तो मैं उठा, दुबई गया, वापस से काम किया, मेहनत किया, 100 दिन में वापस ऑफिस आया, और तब से अभी तक मैं काम करता हूँ, बाहर घूमता हूँ। मेरी शुगर्स बहुत मेंटेन रहती है। इनिशियली क्योंकि जानकारी इतनी नहीं थी तो आई टच्ड कोमा, 2 बार कोमा में चला गया, इंसुलिन लगाई तो एकदम से शुगर लो हो गई, तो बड़ी वही टेंशन रहती थी। अब मैं बहुत उसको मेंटेन करके रखता हूँ, सब चीज़ एकदम स्मूथ है, पहले जैसे लाइफ जीते हैं। और वो लाइफ का एक बहुत चेंजिंग टाइम था, जो आपको वापस से याद दिलाता है कि लाइफ इज रियली अनसर्टेन। इट्स बेटर टू डू वॉट एवर यू लाइक, वॉट इज राइट फॉर यू, फॉर द सोसाइटी इन जनरल। तो आप अच्छा काम करिए तो आप संतुष्टि रहेगी आपके लाइफ में, संतुष्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है लाइफ में। तो वो बहुत बड़ी मेरे को तो लर्निंग लगती है डायबिटीज। इट्स नॉट जस्ट अ डिसीज विच जस्ट केम टू मी, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस विच केम टू मी, विच टॉट मी अ लॉट मेनी थिंग्स। तो मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ, मैं इतना ज़्यादा सैड नहीं होता उस चीज़ के लिए भी। हो गया जो आ गया आ गया। बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर ये कर सकता है, छोटे छोटे बच्चों निकल जाती है, 2-2 साल के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ निकलती है, उनके माँ बाप देखते हैं। मिलता अभी हमारे एक एम्प्लॉई हैं विजय हाडा जी, 2.5 साल की बच्ची उनको निकल गया। तो मैं था, मैं जानता था पूरी। तो अच्छा है ना, क्यों आप अपनी सिर्फ सही अच्छाई बात है। बताते हो, अपनी कमियां भी बताओ लोगों को पब्लिकली। मैं बता देता हूँ, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं मत बताया अगर शादी उदी नहीं होगी। मैं बोला "अरे, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो आपके साथ गलत भी हो रहा है बताइए, अगर लोग आपसे अच्छा सीखते हैं तो आपकी बुरी चाहिए साइड भी जाने। जैसे अपनी एक आपने चीज़ बोली इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, क्योंकि मैं उसमें खुद को देख पा रहा हूँ। जैसे कोई जब बिज़नेस चालू करते हैं, तो ऐसा लगता है ना जाने क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? भगवान बस इतना आ जाए, मतलब 2 लाख महीना आ जाए ना, सेटल है ज़िंदगी। फिर वो काम करते-करते 2 लाख क्या आता है? द 2 भी आता है, 4 भी आता है, 10 भी आता है, 100 भी आता है। फिर आदमी को लगता है कि चलो अब जो अपन ने सोचा उससे ज़्यादा हो गया, तो अब तो टेक्निकली रिलैक्स हो जाना चाहिए। जो आपने कहा संतुष्ट हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। लेकिन बिज़नेस का नेचर है कि आदमी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। भाई आइडियली आपने जब एक दुकान थी, तो भगवान से क्या माँगते थे? यार ये दुकान चल जाए, मज़ा आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा यार 2 दुकान कर लेंगे, 4 दुकान कर लेंगे। अब 555 हो गई, तो अब सैटिस्फाई हो जाओ साहब। अरे नहीं, नहीं सर अभी तो 1500 जाएँगे, 2000। तो ये जो सैटिस्फैक्शन वाला माइंडसेट है, तो अभी लाइफ़स्टाइल में क्या चेंज आया? लाइफस्टाइल में चेंज, अगर आप टाइप 1 के बाद में बोलें तो थोड़ा सा खान पान में मैंने अंदर आ गया। मेरा नियमित व्यायाम चलता है, फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा चालू रहती है। मैं बाहर का नहीं खाता हूँ। वो जो आपकी सेकंड हैंड डीज़ल वाली गाड़ी थी, चल रही है या आपने नहीं, अपग्रेड अभी कर ली? बेच दी। कितने टाइम पहले बेची थी वो अपन ने? 20 दिन 20 पहले दिन बेची। पहले बेच दी। हाँ। अपग्रेड करके कहाँ पे आ गए हैं? अभी तो एक अल्ट्रोज है हमारे पास में, अच्छा। जो हमने ले रखी है। क्योंकि जब हमने लोगों को मालूम पड़ा कि सेकेंड हैंड स्विफ्ट खरीदी, तो लोग बहुत कमेंट करने लगे कि यार पैसा क्या छाती में रख के जाओगे, मर जाओगे किसी दिन, एक्सीडेंट हो जाएगा स्विफ्ट में। तो हम बोले कि 5 सितारा गाड़ी देखो जो बढ़िया सेफ्टी में हो लेकिन सस्ती हो। हाँ, हाँ। तो उन्होंने अल्ट्रोज खोजी, तो हमने अल्ट्रोज ले ली।
फिर लोग ये बोलने लगे पहला पॉडकास्ट है जब आपने ये गाड़ी चेंज होने के बाद पहला पॉडकास्ट कर पहला रहे पॉड हैं। अभी 20 दिन चलो, पहले बहुत बेची मैंने, बढ़िया। अभी फोटो भी है हमारे पास, मैंने बोला फोटो खींच भाई, ये बहुत बहुत फेमस हुई थी ये गाड़ी हाँ, स्विफ्ट। तो वो हमने किसी एक बर्तन व्यापारी के यहाँ से हमने सेकेंड हैंड ली थी, और मेरे को इसलिए बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि एक तो साला उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं था, हम्म, और बहुत अगर ज़्यादा मेंटेनेंस आता तो 4-5 हज़ार रुपये मेंटेनेंस, मतलब गाड़ी टिप टॉप हो जाती थी। स्विफ्ट डीजल थी तो अच्छा एवरेज देती थी, उसको बेचने में मेरे को दुख बहुत हुआ, लेकिन अल्ट्रोज भी हमारी एवरेज वैसी थोड़ा बहुत दे ही देती है। पुरानी गाड़ी का सबसे बढ़िया एडवांटेज मुझे क्या लगता है, वैसे तो खैर अभी तो ड्राइवर वगैरह है, पर पहले जब मैं चलाता मैं बहुत खतरनाक रफ चलाता हूँ। हम्म, मतलब मेरे लिए नॉर्मल रोड गड्ढा रोड एक ही बात है। अपनी स्पीड अगर 70 है तो गड्ढा देख के कम नहीं करते, वो बढ़ी जाती है। तो वो क्या कभी आगे से बढ़ती है, कभी पीछे से बढ़ती है, कभी साइड से। तो जितनी पुरानी गाड़ी है ना, तो वो दुख नहीं देती कि आप भिड़े जितनी भिड़ जा। मतलब मुझे आज तक किसी ने पीछे से गाड़ी ठोकी ना, तो मैं उतर के गया नहीं हूँ कि क्या हुआ भैया, मैं तो मैं ठोक कभी दी नहीं तक गया, ठोक दी, कभी कोई नहीं बात आता। नहीं भैया। गाड़ी अगर मेरी कोई ठोक दे, चाहे नहीं हो पुराना, मैं कभी उसको कुछ नहीं बोलता। तो कोई क्या करेंगे आप, लड़ने से कोई फायदा नहीं। और दूसरी चीज़ मेरे को ये रहता है, मैं सेकंड हैंड गाड़ी इसलिए मुझे बहुत पसंद आती है, ऑलरेडी कीमत बहुत कम रहती है, और कितना जो मेजर डेप्रिसिएशन होता है वो स्टार्टिंग में उसका हो जाता है। सही बात आपको सस्ती मिलेगी, आप वही गाड़ी चला भी लोगे, अच्छे कंडीशन में आप परिचित की गाड़ी ले लो, मस्त रहती है। मैं तो बहुत मजा आता है, सेकंड हैंड गाड़ी ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, नई गाड़ी का तो मैं मेरी क्रेटा चला रहा हूँ, 8वां साल है क्रेटा को। हम्म, 2-3 साल और खींचेंगे, और उसके बाद जो दबाव है मेरे पे कि सर कुछ बढ़िया गाड़ी लो, मैं तुम बढ़िया से बढ़िया गाड़ी सेकंड हैंड में बता दो, ले लेंगे। और कुछ नहीं, फर्स्ट हैंड की तो बात ही मत कर देना। फर्स्ट हैंड तो मतलब नहीं, मेरे एक हिसाब और से। क्वेश्चन सर जो मेरे से भी थोड़ा सा रिलेटेड, और एक बहुत जनरल क्वेश्चन है लोगों का। नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि अपने बिजनेस में दोस्तों को नहीं डालना चाहिए, रिश्तेदारों को नहीं डालना चाहिए, पैसा भी इंडिपेंडेंट ही करो, क्योंकि दोस्त आते हैं दोस्ती खराब हो जाती है, रिश्तेदार आते हैं कुछ और बात हो जाती है। पर जैसे मैं बोलूँगा, मेरा जो बिजनेस में मोस्टली जो हमारी की पोजीशन पे मेरे यार दोस्त हैं। आपका जो बिजनेस है वो यार दोस्त है, और ये जो अनुभव क्या है यार दोस्तों के साथ काम करने का, और ये जो जनता कहती है कि यार नहीं करना चाहिए, इसको क्या बोलते हो, या क्या प्लस माइनस, क्या आदमी देखे क्या ना देखे? बोलते तो थे लोग कि आपको दोस्तों को नहीं रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि क्यों नहीं रखना चाहिए। आप दोस्तों को आप और ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हो किसी और से, उनके फ्लॉज जानते हो, उनकी अच्छाई जानते हो, त्रुटियां जानते हो, तो आपको दोस्तों रखने में दिक्कत क्या है? उनसे ज़्यादा लॉयल कोई नहीं मिलेगा। कागज पत्थर मजबूत रखिए। देखिए, विवाद तो हर जगह हो ही जाते हैं, किसी भी चीज़ों में लेके थोड़ा बहुत तो नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन इट इज़ बेटर फॉर द कंपनी, बेटर फॉर द फ्यूचर टुगेदर। ये चीज़ हम लोग के दोनों का मिक्स करके जो आगे चलना है, वो तो एक डिबेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़ाई होगी। और दोस्तों में लड़ाई भी होती है तो दोस्त सुलझा लेते हैं एक तरीके से। तो मुझे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दोस्तों को साथ में रखने में कोई दिक्कत नहीं, अनलेस सेंट्रल आपका पेपर कागज पत्थर मजबूत है। रिश्तेदारों को लेके ओपिनियन सेम है, डिफरेंट जाती है? रिश्तेदारों में मुझे ऐसा लगता है कि छोटों को आप रख सकते हो, क्योंकि आप छोटों, अगर कोई छोटा गलत करे तो आप उसको टोको बोल दोगे, बड़ों को नहीं रख सकते आप। फिर नहीं तो फिर आप डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, आप उसको बोलोगे कैसे अगर कोई गलत कर रहा है तो। छोटों को तो गलत सही दोनों में तो तमाचे पड़ जाएंगे, गलत करेगा तो। बड़ों को कुछ नहीं बोल सकते, तो मैं बड़ों को तो बिल्कुल नहीं रख सकता। मैं, मेरे पास जब भी कोई आता है बड़े रिश्तेदार के लिए, तो मैं मना कर देता हूँ उनको साफ। अगले 10 साल का विजन क्या है? नया प्रोजेक्ट कुछ करने वाले हैं, नए सेगमेंट में जाने वाले हैं, नए प्रोडक्ट में जाने वाले हैं, कुछ फंडिंग के विचार हैं, आईपीओ के विचार हैं। व्हाट इज नेक्स्ट 10 इयर्स प्लानिंग फॉर यू? अभी क्या चल रहा है, पक रहा है? अभी हमने हमारा जो, मैं आपको 400 टावर बता देता हूँ, जो 400 टावर की प्लानिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 years टू बी इन एवरी कंट्री, नॉट एवरी सिटी, डेफिनेटली इन एवरी कंट्री। सारे इस दुनिया की सारी कंट्रीज में हम लोग का आउटलेट होना चाहिए। हमारा सपना है, विजन भी है, और ये थोड़ा सा रियलिस्टिक भी हमको लगता है कि इट इज अचीवेबल। वी हैव कम अप विथ अ न्यू ब्रांड विच इज माटी। माटी इज अ चाय पत्ती, यहीं पे रखी हुई है, मैं आपके लिए लेके आया था। दिखाई दो, मैं आपको दिखाओ दिखाई ना। देता हूँ ना। यही अनबॉक्सिंग करते हैं ना इसकी? सो ये चाय पत्ती हमने लॉन्च की है माटी करके। हम्म, ये माँ टी, आप इसका Okay. नाम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये मिट्टी, माटी भी साउंड करता है, माटी मतलब मिट्टी, मिट्टी। और ये डेडिकेटेड है सारी माँ के लिए, जितनी भी माएँ हैं इस दुनिया में। और हम लोग क्योंकि इंटरनेशनल भी जाना था तो टी आना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने नाम ऐसा चूज किया ये माटी। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। और मैंने आपको बताया ना, जैसे कि हम लोग इसमें चाय में
8 साल से काम करते हैं, हम चाय पत्ती को भली भांति जानते हैं, तो हमने इसमें बहुत मेहनत की है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टी बना के आप जितने भी बड़े-बड़े, मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेता, लेकिन जितने बड़े ब्रांड से आप कंपेयर करेंगे, जो भी मार्केट में चल रहे हैं, मेड बी एनी ब्रांड मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, आपने इस शो में उसका नाम भी लिया है, तो उनके टी से भी आप कंपेयर करेंगे, लैब टेस्टिंग करेंगे, तो विल गेट टू नो कि चाय पत्ती किसकी ज़्यादा अच्छी है। कम चाय पत्ती में में बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत गजब का टेस्ट है। ये एडवर्टाइजमेंट साउंड करेगा, मेरी है इसलिए, लेकिन नहीं, एक पैकेट तो मैं लेके भी जाऊंगा। आपके लिए लेके आऊंगा। तो इसमें काम करें, लेकिन इसमें क्या है, इट इज डिफिकल्ट प्रोडक्ट टू पेनिट्रेट इन हाउस होल्ड, रीजन बीइंग कि ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनीज बैठी हुई हैं, इनका घर से चलता है, 10,000 15,000 करोड़ की कंपनियां हैं। इसमें क्या होता है कि आपको याद होगा एक समय पे जब ये चाय पत्तियां आती थी, तो मम्मी लोग कलेक्ट करती थी ना, कप्स आते थे कि बाल्टी आती थी, तो वन के साथ वन फ्री हो जाती थी, न्यूज़पेपर में कटिंग आती थी, सोना का सिक्का, पता नहीं क्या स्कीम, क्या स्कीम निकाली, कब क्योंकि मिलता था साथ में। हाँ, अब क्यों निकाली, क्योंकि ये कैफीन है। अगर कोई एक बार इसको पीता ना, एक पैकेट लेके गया, पिएगा, तो उसको आदत लगे, 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट, उसको पसंद आने लग जाएगी वो चाय पत्ती। हम बहुत छोटी कंपनी है, हमारे पास इतना कैश नहीं है, इतना हम बर्न नहीं कर सकते, तो हम लोग के लिए स्कीम्स देना बहुत मुश्किल है। अब आप समझिए कि अब जब स्कीम्स देना किसी के लिए मुश्किल है, तो ग्राहक क्यों आपके पास में आएगा। सही बात है। एक ये, दूसरा ये क्रेडिट का बहुत बड़ा मार्केट है डिस्ट्रीब्यूशन में, जीटी में। ये बोलते हैं जिसके पीछे बत्ती लग जाता है, चाय पत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ये क्रेडिट का मार्केट है। अब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम माल क्रेडिट में दे सकें, और मान लीजिए बैड डेट चला गया तो निपट जाएंगे हम तो ये भी हमारे साथ बड़ा एक्सपेंस। लेकिन अभी हमको लॉन्च किया, हमने नवरात्रि में लॉन्च किया था, क्या रिस्पॉन्स है माटी का, मतलब प्रोडक्ट में ही इतना जान है कि तो बहुत चलता है, स्वाद अद्भुत है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में काम जो कर रहे हैं बहुत तगड़ा कर रहे हैं। तो ये जीटी में जा रहे हैं, मॉडर्न ट्रेड में जा रहे हैं। जीटी में भी, जीटी में जीटी है ना। हाँ। तो ई कॉमर्स मॉडर्न ट्रेड इस पे देखिए, जेप्टो वगैरह पे अभी मैं देख रहा था कि जो भी ई कॉमर्स पे ब्रांड आ रहे हैं ना, इस पे आ रहे हैं ना, क्विक कॉमर्स पे स्पेशली, ई कॉमर्स नहीं क्विक कॉमर्स। तो वहां पे जैसे एक नहीं था बंदा आईडी फ्रेश बनाता था, बेटर बनाता था, डोसा वोसा, उसकी सेल 100x हुई है पिछले 1 साल में, और मतलब 5 to 10x तो लगभग हर ब्रांड का हो रहा है, क्योंकि क्विक कॉमर्स पे आदमी यूं देख रहा है, बढ़िया लग रही करो। अगर वहां पे कैसे भी आपकी किसी भी है, जो भी ब्लैंकेट, जेप्टो वगैरह, किसी पे भी एक पे भी आपकी लिस्टिंग हो गई, तो आपका रेवेन्यू आप ये मान लो 3 से 6 महीने में 10 to 20x देख लीजिएगा। हाँ, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जीटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। जीटी अलग दुनिया है, अलग गेम है। जीटी मतलब मैं बता दूं, जीटी मतलब जनरल ट्रेड, ये जो किराने वाले की दुकान है उनकी बात हो रही है। तो ये बहुत ही अलग दुनिया है, बहुत ही अलग गेम है, उसमें आपको बहुत ताकतवर होना चाहिए, बहुत स्मार्ट होना चाहिए, आपकी टीम ये बहुत जीटी का स्ट्रॉन्ग गेम है। तो सर डोमिनेटेड है टॉप कंपनीज द्वारा, जो आपने कहा टॉप ना, कंपनीज, क्योंकि उन्होंने पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल में जड़ों में घुस गए हैं। जड़े घुस गए, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जिस स्ट्रॉन्ग है। डिस्ट्रीब्यूटर की आप बात कर रहे हो ना कि मैं उसको माल देने की कर रहा हूँ, उसके दादाजी को पहली बार माल भेजा था। अरे 3 बहुत पीढ़ी स्ट्रॉन्ग से है, दे रहे हैं उसको माल। 3 पीढ़ी, अरे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस है इस प्रोडक्ट को लेके, हमने बहुत मेहनत की है, और जब हम लोग को रिजल्ट निकल के आ रहे हैं ना, हमने अभी यहाँ पे प्रमोटर रखना स्टार्ट कर दिया अपने आउटलेट, तो उनने बड़ी कंपनीज ने भी प्रमोटर रखना, जो हम कर रहे हैं वही फूड सेप, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये प्रोडक्ट। हालांकि उनके पास बहुत पैसा है, हमको एक बार हम पटक सकते हैं, लेकिन जो अडाप्टेबिलिटी और रिटेंशन है इस प्रोडक्ट की, वो बहुत अच्छी है। फॉर द बिगिनिंग इट्स गुड। सो ये एक प्रोडक्ट है। दूसरा मैंने आपको काफिला बताया, इट्स अ प्रीमियम कैफे। The specialization is all the food you get is specially made by the chef with the moderation you want. It is not followed by the SOPs ओके, के जो QSR में रहते हैं। यहाँ पे आप ऑर्डर देते हैं, फाइन जैसा आप डाइनिंग है ये। फाइन डाइनिंग सॉर्ट ऑफ है, तो वो हमने बनाया है। यहाँ से पैदल चलने की दूरी में बस चलेंगे पैदल, जाके शेफ को स्पेशल ऑर्डर देते हैं कोई। अभी हम लोग so far so good, बट अगर हम लोग IPO में जाते हैं, which we might go in the coming time, and we have amazing offers from the big VCs, big groups of the industry, वो समझ रहे हैं, तो we might come with the IPO in the next 3-4 years, so we are planning to do it. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपकी जर्नी से जो भी आपने सीखा अब तक एज ए एंटरप्रेन्योर, यूथ से डिस्कस करना चाहे कि भैया ये 3 चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो मैंने सीखी है, ये 3 चीज करना या मत करना, व्हाटएवर आपके डू है या डोंट है, 3 लेसन आप जो हमारे यूथ को दे सके, जो कि बिजनेस कर रहा है या करने की सोच रहा है, कि भैया 3 चीजों का ध्यान आपको रखना है। So the first thing is the power of execution. जो लोग कई बार ना सिर्फ और सिर्फ प्लान पे फोकस करते हैं कि हम भाई साहब बस सोचेंगे, समझेंगे, प्लानिंग करेंगे,
लेकिन मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों को। एग्जीक्यूट करिए, आप उसको अमल करिए, उस चीज़ को वास्तविकता में बदलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं हो पाता। आप उसको एग्जीक्यूशन में बहुत पावर रहती है। आपके पास में जो भी बेसिक्स इनपुट्स हैं, आप उसी से स्टार्ट करिए। डोंट वेट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट कि आपके पास में बहुत एकदम तराशा हुआ प्रोडक्ट आता है। सब समय के साथ में तराशा जाता है। दूसरा मैं बोलूँगा, करेज, जिगरा रखिए अपने पास में। समय हर समय आपके अनुकूल नहीं होगा, बहुत बार विपरीत भी आता है। उस विपरीत परिस्थिति में आप लोग आपके अंदर इतना साहस रहना चाहिए कि आप हर तरीके से लड़ जाएँ। मैं आपको क्या बताऊँ किस-किस तरीके की चीज़ें हमारे साथ घटी हैं, वो सबके साथ घटती हैं, हर व्यापारी के साथ घटती है। तो आप उससे लड़ने के लिए इस चीज़ को हमेशा तैयार रहें। थिर्डली मैं ये बोलूँगा, फोकस ऑन टीम बिल्डिंग, हायर स्मार्ट पीपल। गज़ब के लोगों को अपने साथ में रखिए, जो बुद्धिजीवी हों, जो लॉयल हों, जो मेहनती हों, जो विज़न पे फ़ोकस करें, मिशन पे फ़ोकस करें, उनको आप रखिए। उनको रखना बहुत मुश्किल है, इट्स अ टास्क। लेकिन आप ऐसे ही लोग ढूँढिए जो इस टीम बिल्डिंग में बहुत पिलर्स बन के काम करें, और आप नहीं भी रहें तो काम कर लें। वो बेसिकली एसओपीज़ बनाने का काम करते हैं स्मार्ट पीपल, तो हायर स्मार्ट पीपल। तो ये थे साहब अनुभव दुबे, चाय सुट्टा बार के ओनर, सीईओ, फाउंडर। इन्होंने बताई बहुत सारी चीज़ें। आपने आज चाय के बिजनेस के बारे में जाना, फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में जाना, ज़ीरो से कैसे बिजनेस बनाया जाता है जाना, बिना फंडिंग के कैसे काम होता है, बिना आईआईटी, बिना आईआईएम के टैग के कैसे काम होता है, सिर्फ पैशन के दम पे, सिर्फ मेहनत के दम पे, और सिर्फ एक जुनून, पागलपन के दम पे कैसे बिजनेस खड़ा किया जाता है, कैसे देश की माटी को पूरे विश्व में ले जाया जाता है, ये आपने जाना। और इस पूरे वीडियो में आपको और क्या क्या अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या चीज़ आपको लगता है कि यार और चीज़ हमको अनुभव भाई से जाननी है, तो बताइएगा। तो एक पार्ट 2 के लिए हम इनको फिर बनाएंगे, पार्ट 2 लेके आएंगे। और किस तरह के आपको नॉलेज चाहिए, किस तरह के पॉडकास्ट चाहिए, हमें बताते रहिए, अपडेट करते रहिए। हम भी अनुभव भाई के जैसे सीखते रहेंगे और इस पॉडकास्ट को, इस एक्सपीरियंस को आपके और बेटर करते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।